हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम, सुप्रभात। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा सब लोग ठीक ठाक, बढ़िया, मजे में। एसएससी का नया नोटिफिकेशन देखा आप सबने? कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? हाँ, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। कई बालक ये कह रहे हैं दोस्तों कि सर अब मैथ्स का वेटेज कम हो गया। ऐसा नहीं है दोस्त। देखिए, प्री में तो बेटा आपको पता है 100% कहानी सेम है। इसमें तो कोई 1% का बदलाव भी नहीं है। प्री में आपको पता है कि टोटल 25 क्वेश्चन आने हैं। वही पहले की भांति 12 से 13 क्वेश्चन मान लीजिए एडवांस के होंगे, और वही पहले की भांति 10 से 13 क्वेश्चन मान लीजिए आपके अर्थमेटिक से होंगे। वही सेम चीजें हैं, सेम कहानी है, सेम बातें हैं बेटा। यही ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, यही प्रॉफिट एंड लॉस, सब चीजें आनी चाहिए। काफी बढ़िया लगा दोस्तों, काफी अच्छा लगा ये मुझे। चेंज क्या हो गया ना, देखो अब की बार क्या है कि प्री तो केवल क्वालिफाइंग है। प्री तो केवल क्वालिफाइंग है, यानी प्री में तो आपको पूरा पूरा एग्जाम बस क्वालिफाई करना है, इसके नंबर मार्क्स मेंस में ऐड नहीं होंगे। बात आती है सर मेंस के पेपर की। देखो मेंस में आपको ना एक उचित स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। मेंस में हमें एक अच्छा सा प्लान करना पड़ेगा। अच्छा, मेन से पहले बच्चों आज मैं आपके 10 मिनट लूंगा। पहले आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपके 10 मिनट लूंगा बच्चों। 10 मिनट अपन आज क्लास के कवर करेंगे। 10 मिनट क्या है दोस्तों? देखिए, पहली बात हमें सोचना पड़ेगा प्री के एग्जाम के लिए, जो आपका दिसंबर में होगा। लगभग लगभग मान के चलिएगा हमारे पास 75 डेज हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हम सारे बच्चे बेटा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। और इसके लिए क्या करें दोस्तों? 75 दिन में क्या करें? तो आप लोग मुझे एक बात बताओ बेटा, मैथ्स तो आप आज तक पढ़ ही रहे हो, इंग्लिश आज तक आप लोग पढ़ ही रहे हो, जीके आप लोग आज तक पढ़ ही रहे हो, और चौथा बेटा रीजनिंग, ये तो आप सब सीख ही चुके हो, ये सब बातें आपको आती हैं। अब प्री में आप क्या मानते हो दोस्तों? 200 में से अगर हम 160 नंबर ले आते हैं तो क्या बच्चों हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा ना? इतना तो मान ही सकते हैं बेटा। भाई देखो 160 से ऊपर तो कट ऑफ क्या ही जाएगी बेटा, कभी आज तक ही नहीं गई है, क्योंकि लेवल तो चेंज हुआ ही नहीं है। प्री मेंस की कहानी में चेंज हुआ है, प्री तो एकदम सेम है। तो इतने नंबर पे हमारा क्या मामला होना चाहिए? सिक्योर। देखो इसमें एक ही संकट है हमारे सामने, वो है नॉर्मलाइजेशन। वो जो संकट है ना, वो काफी बेटा मतलब कॉम्प्लेक्स है। वो बेटा कॉम्प्लेक्स चीज है, उसमें मतलब बड़ी दिक्कत है। उसमें क्या होता है कि कभी आपका पेपर इजी आ गया, तो इजी पेपर में गलती कर गई तो मामला डबल ट्रिपल लॉस में चल जाएगा। तो आप लोग ना बेटा देखो मैथ्स में पहले अपनी कमांड देखो। कमांड कैसे चेक होगी? आप 2 पेपर या 3 पेपर कम से कम रैंडमली जो पहले आपने सॉल्व ना किए उनको सॉल्व करो। जब 25 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, और मान लो आपने इसमें से मतलब 15 सवाल कर लिए, मान लीजिए आपने कर लिए, एक पेपर की बात नहीं कर रहा, 2-3 पेपर में ये बात एनालिसिस करना। अब जो टॉपिक आपको आते हैं, मान लो आपको लगता है कि टाइम एंड वर्क का सवाल मुझे आता है, तो इसमें पूरी कमांड करो। आपको लगता है कि मुझे पाइपलाइन सिस्टम आता है, तो इस पर पूरी कमांड करो। आपको लगता है मुझे ऐसा ही सीआई सवाल गलत नहीं होते हैं, इस पर पूरी कमांड करो। लेकिन आपको लगता है कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रही, तो बेटा एक बार के लिए छोड़ दो। जितने टॉपिक आते हैं ना, उतनी मतलब भयंकर कमांड कर लो, उस पर कहानी कटनी नहीं चाहिए। 50 में से कम 40 से ऊपर नंबर आपको यहां लाने लाने हैं। 50 में 40 में से ऊपर नंबर आपको लाने लाने हैं मैथ्स में। रीजनिंग में दोस्तों 50 में से 45 प्लस डेटा आपको पार करना ही पड़ेगा, 45 नंबर के ऊपर की कहानी पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश में 50 में से 40 नंबर मतलब 35-40 के बीच का एरिया कवर करना पड़ेगा, ये जरूरी है। मिनिमम 35 ऊपर 40, क्योंकि बच्चों मेंस में 135 नंबर की अंग्रेजी है। अंग्रेजी के बाद दोस्तों सारी कहानी जरूरी है। तो 125 नंबर आप इन सब्जेक्ट में लेकर आएंगे। सर 35 नंबर जीके में आते नहीं है, ये बात मैं भी जानता हूं। जीके में अगर तुम 25 तक का स्कोर कर लोगे ना, तो भी बेटा सफिशिएंट है, तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए आप एक काम करना, जितने टॉपिक तुम्हें आते हैं उन पर आप पूरी पूरी कमांड करना, जितने टॉपिक नहीं आते उनको छोड़ देना, खत्म बात। ज्यादा चिंता करने की बात ही नहीं है, ज्यादा पैनिक होने की नीड नहीं है। जितना आपको पेपर में आता है उस पर पूरी पूरी कमांड करना। अब बच्चे चिंता में आ रहे हैं, सर प्री और मेंस में क्या फर्क होगा? बेटा कोई फर्क नहीं होगा। मैंने टॉपिक देखे हैं बच्चों पेपर में, मैंने टॉपिक देखे हैं। मैंने सीजीएल 2019 का नोटिफिकेशन देखा, मैंने सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन देखा, मैंने सीजीएल 2021 का नोटिफिकेशन देखा, मैंने सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन देखा।
सारे टॉपिक एकदम सेम है, सारे टॉपिक एकदम सेम है। इन टॉपिक में कोई भी फर्क नहीं है, सारे टॉपिक एकदम सेम है। तो अगर आप उन सेम बातों को पढ़ोगे तो भी बेटा आप चीजों को कवर कर पाओगे, कोई बात नहीं है। अभी मैंने ना सीजीएल 2022 का जो नोटिफिकेशन आया बच्चों, उसका नहीं अनुराग, ये पहले भी थी बेटा, ये जो है ना प्रोबेबिलिटी बेटा, ये पहले भी थी, ये पुराने नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ था, एक प्रोबेबिलिटी भी दिया है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है रे। और प्रोबेबिलिटी के साथ में ना एक चीज आपको ऐड करके दी है, शायद आपने देखी नहीं, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज। मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ी कॉम्प्लेक्स लेवल की है, ये बहुत बेसिक लेवल की है। और मीन मोडियन ये सब पहले भी था बेटा, ये सब पहले भी था बेटा, ये सब पहले भी सिलेबस में था। लेकिन ये मानकर चलना कि अगर 30 क्वेश्चन है, एक सवाल 3 नंबर का है, तो आपके सामने थोड़ा सा लेवल अच्छा अच्छा दे सकता है। इतना सिंपल सवाल नहीं देगा कि भैया ये 7 है, ये 8 है, ये 5 है, तो इस वाले कोण का मान ज्ञात कर दो, इतना सिंपल नहीं देगा। थोड़ा लेवल आपको बढ़िया प्रकार से दे सकता है, थोड़ा अच्छे प्रकार से चीजें आपको दे सकता है। ये सारे देखो मैथ्स के टॉपिक हैं। नंबर सिस्टम में कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, ये सब बातें आप लोग बेटा पढ़े हैं। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन में अर्थमेटिक परसेंटेज आपने पढ़ा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने पढ़ा है, स्क्वायर रूट पढ़े हैं, एवरेज पढ़े हैं, इंटरेस्ट पढ़ा है, सिंपल भी कंपाउंड भी, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, डिस्काउंट पढ़ा है, पार्टनरशिप पढ़ा है बच्चों, मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ा है, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अर्थमेटिक की सारी कहानी आपने पढ़ी हुई है। एल्जेब्रा, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा, एलिमेंट्री सर्ट्स, सिंपल प्रॉब्लम एंड ग्राफ और लीनियर इक्वेशंस, यानी ये साथ साथ में कोऑर्डिनेट का काम भी आपको देगा। ज्योमेट्री में बच्चों फैमिलियरिटी विद एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर एंड फैक्ट, फैक्ट का मतलब होता है थ्योरम्स, जो थ्योरम्स है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड ऑफ सेंटर, ट्रायंगल अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इसके सेंटर आगे हम कवर करेंगे। बेटा ये ट्रायंगल की सर्वांग समता और सिमिलरिटी जानते हैं बेटा, कांग्रुएंस और सिमिलरिटी के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। सर्किल एंड इट्स कॉर्ड, टेंजेंट, एंगल सबटेंड बाय इट्स कोड, ये सब चीजें आपको मैंने बताई थी जो हम ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, उसमें ये सारा काम कवर करवाएंगे। रह गया एक मेंसुरेशन, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगन, सर्किल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर, ये कोण, सिलेंडर, ये सब चीजें। ट्रिग्नोमेट्री में इन्होंने ठीक से लिखा नहीं है, ये एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा था। नोटिफिकेशन में भी गलती करते हैं एसएससी वाले, पेपर में क्या बनाएंगे हैं? कह रहे इस प्रकार की सिंपल जो आइडेंटिटीज होती हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, ये स्क्वायर देना था इनको, बस इतनी सी बातें बेटा। और रीजनिंग का सिलेबस आप सारे टॉपिक को देख लो बेटा, आप सारे टॉपिक को देख लो, ये सारी टॉपिक आपको पहले बताए हुए हैं, वही कहानी है। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर इसमें तो कैलेंडर क्लॉक नहीं है, बेटा पहले भी नहीं होता, पहले भी नहीं होता बेटा। ये न्यूमेरिकल चीजें आपको बता दी ना, आपको बता दिया, सोशल इंटेलिजेंस आ गया मान लो, है ना, एनी न्यूमेरिकल ऑपरेशंस आ गए, ये सब उसी में सब आ जाता है बेटा, ये सब उसी में आ जाता है। तो आपको अब सारे टॉपिक पढ़ने हैं, सारे टॉपिक पढ़ने हैं, बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ने हैं। अरे इमोशनल इंटेलिजेंस कुछ नहीं होता, आपने टॉपिक पढ़े होंगे आर्ग्यूमेंट वाले पढ़े होंगे, स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ा होगा, वही होते हैं ये। ठीक है, चलिए। अरे स्पेस ओरिएंटेशन बेटा ये टॉपिक ना एयरफोर्स के एग्जाम में आया करते हैं, लेकिन इन्होंने एसएससी में छाप रखा है, लेकिन सवाल आज तक नहीं आया। फिर भी मैं आपको 10-20 इसके क्वेश्चन बेटा बढ़िया से ऐड करवा के एयरफोर्स के एग्जाम से निकलवा के करवा दूंगा। पेपर पास करना अब आपके लिए इजी हो गया, ये बात समझ लेना। पेपर आपके लिए इजी हो गया पास करना, अब तुम्हें पेपर पास करने में दिक्कत नहीं आएगी। और ये अच्छा हो गया कि अब डिस्क्रिप्टिव हट गया, डिस्क्रिप्टिव का काम खत्म हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो बड़ी समस्या का विषय था, उसे बंद होना चाहिए था, वो हो गया दोस्तों। तो अब बहुत बढ़िया प्रकार से चीजों को लग जाओ बेटा। दिसंबर में हम प्री का पेपर क्वालिफाई करेंगे और मेंस में आगे बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे आपके लिए बेटा। अब मेरी क्लासेस थोड़ी मैंने इंक्रीज कर दी है, ज्योमेट्री आप लोग पढ़ रहे हो, रीजनिंग का बैच पढ़ रहे हो, यूट्यूब पर मैंने आज से एक फ्री रीजनिंग का कोर्स भी स्टार्ट कर दिया है, और उम्मीद करता हूं कि थोड़े दिन बाद में एक अर्थमेटिक का भी एक छोटा सा कैप्सूल कोर्स आपको और दे दूंगा, जिसमें चीजें आपके लिए और भी बढ़िया हो जाएंगी। हाँ कंप्यूटर भी आएगा, बहुत टफ नहीं आएगा। चलिए सुनिए दोस्तों, हम लोग लास्ट क्लास में जो ज्योमेट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम पढ़ रहे थे वो था साइन रूल एंड कोसाइन रूल। आपने दोस्तों क्या क्लासेस को बहुत अच्छे प्रकार से एक बार समझा, आपने इनको एक बार ट्राई किया ना? देखो बेटा कई लोग ना चिंता बड़ी करते हैं, सर क्या मेंस की रीजनिंग बहुत हार्ड आएगी? हाँ दोस्तों बहुत हार्ड आएगी, बहुत 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 ज्यादा हार्ड आएगी। भाई मेरी एक बात सुनो ना, ये एसएससी के पेपर में मेंस में रीजनिंग दोस्तों पहली बार आ रही है। इट्स वेरी फर्स्ट टाइम लाइफ टाइम में, जिंदगी भर में पहली बार आ रही है। तो जितना इसके बारे में आप जानते हैं बेटा उतना ही मैं जानता हूं।
है ना? जितना आप जानते हैं उतना ही मैं जानता हूं दोस्तों। अब मैं तुम्हें माहौल बनाने के लिए कह दूं बेटा कि मैं तो बहुत सीनियर टीचर हूं, मैं तो जो कह देता हूं वही एग्जाम में आ जाता है, तो आप ये मान लो, आप ये मान लो बेटा, देखो ऐसे किसी के बुलावे मत आना। यूट्यूब पर व्यू कमाने के लोग कह देते हैं कि मैंने एसएससी के टॉपिक निकाल लिए। कैसे निकाल लिए भाई? कैसे निकाल लिए? पहली बार एग्जाम हो रहा है, हाँ एक बार जब मेंस हो जाएगा तो हमें फ्यूचर के लिए आइडिया हो जाएगा, तब पता लग जाएगा कि आगे क्या आने वाला है, तब पता लग जाएगा किस प्रकार की ट्रेंड आने वाली है। लेकिन दोस्तों जो चीज दुनिया में पहली बार आने वाली है, जब कोरोना पहली बार आया था लोगों को पता है क्या हो जाएगा? है कुछ आइडिया था क्या हो जाएगा? फर्स्ट टाइम सिचुएशन आई थी तो हम कुछ जजमेंट करने की स्थिति में थे ही नहीं, हमें कुछ नहीं पता था। लेकिन उसकी 1 2 3 वेव्स आ गई तो अब हम कोरोना के एक्सपर्ट हो गए। अब कहते हैं कोरोना, हाँ देख लेंगे, हमें पता लग गया कोरोना क्या होता है ना। तो मतलब सिचुएशन समझो बेटा। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे को भैया सब टॉपिक पता है, मेंस में बच्चों, मेंस में ना इक्वलिटी इनइक्वलिटी आएगा ये पढ़ लेना, अभी मेरे को नहीं पता यार। मैं तो ये कहता हूं कि जितने टॉपिक होते हैं उतने अपन सारे करके जाएंगे भाई साहब, उतने अपन सारे करके जाएंगे, लेवल इजी भी करके जाएंगे और प्रत्येक टॉपिक का डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी करके जाएंगे। इस बार तुमने अगर सिलेक्शन नहीं लिया दोस्तों, संकट भारी हो जाएगा। 20,000 वैकेंसी है, हर बार नहीं आती है, 20,000 से बढ़ेंगी और बढ़ेंगी दोस्तों। 24 में इलेक्शन है, इलेक्शन का तुम्हें फायदा मिलेगा, इलेक्शन का तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तो आओ मेरे बच्चों ज्योमेट्री को स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइए दोस्तों, मैंने आपको कुछ बातें बताई थी हल्का फुल्का सा, 1 मिनट में रिवीजन में आपका लेता हूं कि जो बातें मैंने आपको बताई क्या तुम्हें याद भी है? तुम भूले थोड़ी हो, बीच में 1 2 दिन क्लास नहीं हुई तब ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए साइन ए बटा ए साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटा सी होता है। अगर मुझे इस ट्रायंगल का नाम मान लो थीटा है, और बेटा अगर मुझे कभी इसका एरिया ज्ञात करना होता है, एरिया, तो आप 1/2 गुणा ए गुणा बी गुणा साइन सी कह सकते हो क्या? ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, 1/2 गुणा बी गुणा सी साइन ए कह सकते हो, 1/2 गुणा सी गुणा ए गुणा साइन बी। ये एरिया ज्ञात करने वाला कंसेप्ट बड़ा जरूरी है। एरिया पर डिपेंड आपकी अगली शीट आएगी, अगली शीट जो आएगी ना बेटा, तो केवल और केवल एरिया पर डिपेंड काम होगा। एरिया के सवाल पेपर में खूब पूछे जाते हैं और इसका बढ़िया बढ़िया लेवल आपको बताएंगे, टॉप लेवल की चीज आपको बताएंगे। अगली बात दोस्तों, मैंने आपको बताया था कोसाइन रूल। कोसाइन रूल के लिए भी एक ट्रायंगल मैं क्रिएट कर लेता हूं बेटा। ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। देखिए अगर आप कॉस ए की बात कर रहे हैं ना, तो ए को आपने नहीं लिखना, अदर दो साइड लिख दीजिए। यूं मान लो ए के अड़ोसी पड़ोसी लिख लो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। अगर तुम कॉस बी की बात कर रहे हो ना, तो एंगल बी के अड़ोसी पड़ोसी लेने हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac। अगर तुम कॉस सी की बात कर रहे हो ना, तो अड़ोसी पड़ोसी लेने हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा में 2ab। क्या ये इतनी बात आप सबको याद हो गई? जी हाँ सर। अच्छा यहां से मैं एक नियम और भी जानता हूं, ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर ज्ञात करना हो बेटा, तो क्या बताओ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए बोलेंगे क्या? ये भी तुमने पढ़ लिया। ये कुछ नया नियम नहीं है बच्चों, इसी से ड्राइव किया गया है, इसी कंसेप्ट से बनाया गया और कुछ अलग बात नहीं है। बी स्क्वायर क्या बनेगा? तो अगर बी स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो आप कहना गुरुजी बाकी के दोनों कर लो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। सी स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो आप कहना जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। आप सारे लोगों ने इन बातों को रिवाइज किया ना, ये याद होनी चाहिए बेटा। मेंस में अब एक एक सवाल 3-3 नंबर का है, 3-3 नंबर का एक सवाल है और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1 नंबर की। यानी एक क्वेश्चन तुमने सही किया या गलत किया, इस बात से 4 नंबर का फर्क पड़ेगा दोस्त। वैल्यू समझो, वैल्यू समझो। एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर 30 ही क्वेश्चन आने हैं, ज्योमेट्री पढ़े कि ना पढ़े? ओ भाई मैंने कहा संकट वाले, 30 में से 5 क्वेश्चन ज्योमेट्री के आएंगे, 5 क्वेश्चन ज्योमेट्री के आएंगे, 4 नंबर का फर्क पड़ता है, 20 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। 20 नंबर का मतलब केवल मेंस का रिजल्ट आ रहा है, प्री के नंबर तो बेटा ऐड ही नहीं हो रहे ना। देखो चीजें समझो, पहले पेपर होता था 600 नंबर का, 600 नंबर में अगर तुम्हारा 6 नंबर का वेरिएशन आया तो 1% का फर्क पड़ता था। अब तुम्हारा पेपर 390 नंबर का है, 390 नंबर में अगर 4 नंबर का वेरिएशन आ गया बेटा, तो भी 1% का फर्क पड़ जाएगा। इसके लिए एक एक पल कीमती है। मुझे बताओ बेटा, इस शीट में हमने कहां तक के सवाल कर लिए थे? 12 नंबर तक के सवाल कर लिए थे, बच्चे बता रहे हैं। क्या बच्चों 12 तक की जानकारियां पूरी सबको क्लियर है बढ़िया से? 12 तक में कोई किसी का कंफ्यूजन तो नहीं है?
इसका आंसर क्या आया था उस दिन? 17 आया था क्या? 17? एक भुजा 80 आई थी अपनी, एक 17 आई थी, ये 97 और एक 73 आई थी, है ना? सबसे छोटी भुजा अपनी ये वाली आई थी, हमने काउंट कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शानदार, अल्टीमेट, गजब, शानदार सवाल है बच्चों। आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताइए, त्रिभुज के कोण एपी में है, त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 60 डिग्री क्या कुलदीप? 60 डिग्री क्या है बेटा? बी। इसने तुमको ये बोला है कि एंगल बी है ना बेटा, बी 60 डिग्री का है। ए और सी के बारे में तो आपको नहीं पता बेटा, ए और सी के बारे में तो आपको नहीं पता, लेकिन एंगल बी 60 डिग्री का है। अच्छा एक बात मुझे और बताओ भाई, ये वाला एंगल मैंने एक बार के लिए 60 मान लिया तुमको समझाने के लिए, ये वाला एंगल मैंने 60 मान लिया। क्या बच्चों भुजाएं अलग अलग हैं, तो एक एंगल 60 से छोटा भी आएगा और एक एंगल 60 से बड़ा भी आएगा ना? क्योंकि क्योंकि बेटा क्योंकि अच्छा एबीसी मैंने गलत लिख दिया क्या? कोई बात नहीं यार, एंगल बी 60 लिखना है ना, ए बी और सी। ये लो, एक एंगल 60 से छोटा आएगा, एक 60 से बड़ा आएगा, क्योंकि ये एपी में चल रहे हैं, क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रहे हैं, दैट्स वाई। क्लियर? आपने एक एक वर्ड को समझना है। टू लार्जर साइड 15 और 13 है बेटा, ट्रायंगल की 3 भुजाएं होती हैं, जो बड़ी भुजाएं हैं, बड़ी भुजाएं वो 15 और 13 हैं, यानी 15 सबसे बड़ी भुजा है क्या? 15 सबसे बड़ी भुजा है क्या? तो 60 के सामने 60 प्लस इस बड़े वाले एंगल के सामने की भुजा ये वाली 15 आएगी, यानी स्मॉल सी आ रहा है 15। 13 भुजा एसी बनेगी क्या? 13 भुजा एसी बनेगी क्या? और ये वाली भुजा बनेगी एक्स। ये वाली भुजा को आप एक्स कह लो या स्मॉल ए कह लो, एक ही बात है। एक्स कह लो या स्मॉल ए कह लो, ये बात समझनी है। देखो आपको ये बात पता लगनी चाहिए कि कौन कौन सी भुजा की बात कर रहा है। मैं तुक्के मार के नहीं कोई 15 कोई 13 मान लूंगा, नहीं। मैं जानता हूं ट्रायंगल में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण के सामने छोटी होती है, तो इस सिद्धांत पे मैंने 15 और 13 को एडजस्ट कर दिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा एक बात बताओ, मेरे को इस ए का मान ज्ञात करना है, ए का मान। मेरे को ये वाले कोण तो पता ही नहीं है, मेरे को ये वाले कोण तो पता ही नहीं है, मैं तो अपने इस एंगल को जानता हूं, तो यहां से कहानी बन सकती है, यहां से एंगल मेरे लिए बन सकता है। तो मैंने दोस्तों आपको ये बताया, आप ये कर लीजिएगा, कॉस बी वाला फॉर्मूला होता है ना, कॉस बी वाला फॉर्मूला, अगर मुझे भुजा बी ज्ञात करनी है, आप मुझे एक बात बताओ, बी स्क्वायर अगर ज्ञात करना हो तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, ऐसा हुआ करता है क्या? अरे ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है ना जीवन में कभी? हाँ सर आज ही तो बताया था, बी स्क्वायर ज्ञात करने के लिए बात हमने पकड़ ली। अच्छा हमने कॉस बी को ही क्यों कंसीडर किया? क्योंकि मेरे पास एंगल बी का मान है, बाकी के मान नहीं है। मैं ए और सी का एंगल जानता नहीं हूं, तो मैंने उसका यूज ही नहीं किया। जो जानकारी दी गई उसको पकड़ लो। 13 का स्क्वायर 169, ए स्क्वायर अपने को ज्ञात करना है, सी स्क्वायर 225 माइनस 2ac, 2ac, सी का मतलब 15 है और बी का मतलब बता, cos 60 का मतलब 1/2 होता है क्या? cos 60 का मतलब 1/2 होता है क्या? 2 से 2 कट गया, 169 को वहां ले जाओ तो क्या बनेगा बेटा? ए स्क्वायर माइनस 15a प्लस 15 में 9 गए 6, 21 में बैठ गया 56 बराबर 0। क्या यही वाली बात बन रही है? सर टुकड़े बनेंगे 8 और 7। दो ऐसी संख्याएं बताओ जिनमें, दो ऐसे नंबर बताओ गुणा करें 56 जोड़ें तो 15 माइनस का, तो टुकड़े बनेंगे सर माइनस का 8 है, माइनस का 7 है। आपको जब मैंने क्वाड्रिक इक्वेशन पढ़ाई थी तब बताया था कि टुकड़े बनते हैं -8 -7, बस सिंबल चेंज कर दीजिए, उत्तर यही बनता है। कैसे बनता है उसका डिटेल में तरीका बता दिया। इसमें से अब माइनस का 7 कॉमन लीजिए, a माइनस 7 8 बराबर 0। तो a की दो वैल्यू आ गई, a 8 भी हो सकता है, a 7 भी हो सकता है। सवाल का उत्तर बनेगा सी। 13 नंबर क्वेश्चन बेटा, केवल और केवल कोसाइन रूल को पुट करना था, कोसाइन रूल को पुट करते ही, इंप्लीमेंट करते ही उत्तर तैयार है, कुछ अलग से काम करने की नीड नहीं है। बोलो क्लियर है बात? ये सवाल बड़े जरूरी हो गए आजकल। अब तो भैया मेंस में आपको ऐसे सवाल मिलेंगे भर भर के, खूब सारी कहानी मिलेगी। सिद्धार्थ कहते हैं 60b कैसे आया एक बार बता दो। पुरानी क्लास को पढ़ो सिद्धार्थ, सैटरडे को जो फ्राइडे को जो क्लास हुई थी उस क्लास को देखो एक बार, सैटरडे वाली क्लास को, उसमें आपको बताया था 3 एंगल अगर एपी में होते हैं तो बी का मान 60 डिग्री होता है। उस टाइम शायद क्लास में नहीं थे आप। अच्छा प्रभु, तुम्हारा बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, आपका जन्मदिवस है, आप बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सुनिएगा, ये क्या है दोस्तों,
मेरे को इसमें भुजा नहीं चाहिए, मेरे को इसमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल। तुम लोग एक नियम जानते हो क्या? तुम लोगों को एक कानून पता है क्या कि अगर किसी ट्रायंगल में मेरे को दो भुजाएं पता लग जाएं, उनके बीच का कोण पता लग जाए, तो आप वो 1/2 गुणा बी ए बी गुणा साइन थीटा से एरिया ज्ञात कर सकते हो क्या? ये तरीका मैंने बताया था ना। तो कुल मिला के बेटा मेरी इस क्वेश्चन में दरकरार, मेरी इस सवाल में रिक्वायरमेंट, ये पहले एक्स ज्ञात करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति मेरे कान में आके एक्स का मान बता जाए तो मुझे एरिया ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं। क्या मुझे बताओ, एबीसी लिखता नहीं वैसे ही समझ लोगे, कोसाइन रूल लगा देंगे? वेरी गुड। ये बता दो बेटा 21 का स्क्वायर, तुरंत लिखना समझा करो बेटा, 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा 9 गुणा एक्स गुणा में कॉस 120। क्या ऐसा तुम्हें लिखना आता है क्या? क्या ऐसा तुम्हें लिखना आता है क्या? मैंने लिखा है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। बस वैल्यू को पुट कर दीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए प्यारे बच्चों। 441 81 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखिए 18x है। ये कॉस 120 का मान तुम्हें पता है माइनस का 1/2 होता है। कैसे पता? ये ट्रिग्नोमेट्री की बात है दोस्तों। आप कॉस 120 को लिख सकते हो 90 प्लस 30। 90 पर ये क्वाड्रेंट चेंज होगा, ये साइन 30 बन जाएगा, और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस का 1/2 बन गया। ये बात आपको पता लगनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया 9 एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 9x माइनस ये उधर जाएगा 360 बराबर 0 बनेगा। दो ऐसी संख्याएं बताओ, गुणा तो आए माइनस का 360, जोड़ आए 9, तो माइनस का 24 और प्लस का 15, माफ कीजिएगा माइनस का 15 प्लस का 24। लेकिन फाइनल उत्तर ज्ञात करते समय, फाइनल उत्तर ज्ञात करते समय इनके साइन पलट दिया करते हैं, इनके साइन बेटा बदल जाया करते हैं, तो 24 और 15 बन जाता है। चूंकि साइड का मतलब है तो नेगेटिव वैल्यू तो साइड में कभी होती नहीं है। एक्स का मान हमने 15 ज्ञात कर लिया। क्या बच्चों बताओ, एक्स का मान 15, कोसाइन रूल की मदद लेते हुए आप विद इन 15-20 सेकंड में काउंट कर पाए क्या? कोसाइन रूल को जितना बढ़िया से याद करोगे उतना बेनिफिशियल रहेगा। ये सवाल पेपर में मिलने ही मिलने हैं। और अब आपका सवाल बन गया पलों में होने वाला। एरिया ज्ञात करने के लिए हम किसी बात पे डिपेंड नहीं है। मुझे दो भुजाएं पता लग गई 9 15, इनके बीच का मुझे कोण पता लग गया, इनके बीच का मुझे कोण पता लग गया साइन 120, खत्म। ये 135/2 तो था ही था। अब कई बच्चों को साइन 30 का मतलब नहीं पता होता बेटा, ये होता है √3/2। √3/2 का मतलब हो गया 135√3/4। सवाल का उत्तर आ गया ए। ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ी बातें काम आ रही हैं। हाँ समीम, इसको 180 माइनस 60 भी कर सकते हो, 90 प्लस 30 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, एक ही बात है। 13 और 14 नंबर सवाल मैंने बताया ना, पेपर के एक ही सवाल में साइन रूल भी काम आ रहा है और बेटा कोसाइन रूल भी काम आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन अब तुम्हें भर भर के मिला करेंगे, तब तुम्हें क्लास की याद आया करेगी, तब तुम हमें कहा करोगे गुरुजी मजा आ गया। ये क्या है भाई, ये क्या है? त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, एक 50 है एक 24 है। कौन कौन सी है ये तो मुझे पता ही नहीं है। क्षेत्रफल इसका 360 है, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, आप आकृति से खेलना सीखो। वेरी गुड। देखो बेटा कहानी को समझा करो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। ये भुजा कितनी है 50, ये कितनी है 24। देखो मुझे कुछ पता ही नहीं है भुजा कौन कौन सी, मैंने ये मान ली, कोई तो दो मान लोगे। ये वाली भुजा मुझे पता नहीं। ये वाला एंगल कितना है आपको पता है क्या? ये वाला एंगल नहीं पता, इसको मैंने थीटा मान लिया। ये एंगल कितना है मैं इस एंगल के बारे में नहीं जानता, थीटा मान लिया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें एंगल का एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला आता है? 1/2 गुणा आसपास की भुजाएं गुणा इनका साइन थीटा, इन बीच का एंगल बराबर इनका एरिया आ जाता है क्या? बराबर इनका एरिया आ जाता है। पेरीमीटर ज्ञात करना है, पेरीमीटर के लिए मेरे को एक्स निकालना मैंडेटरी है, मेरे को एक्स निकालना मैंडेटरी है, और एक्स निकालने के लिए मेरे पास कोई और तरीका नहीं है। पहले मुझे ये एंगल समझ में आना चाहिए, पहले मुझे ये एंगल पता लगना चाहिए। ये हो गया जी 12, 12 से कटेगा 30 बार, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 30/50। बच्चों साइन का मतलब आ गया 3/5। अगर साइन, साइन होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आएगा 4,
इसका मतलब कॉस थीटा 4/5 है। अरे वाह, साइन थीटा तुम्हें पता लग गया तो कॉस थीटा की बात जानते हैं, कॉस थीटा की बात जानते हैं 4/5 होती है। ट्रिग्नोमेट्री काम आ रही है। अच्छा ये बताओ, ये कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए की कॉस थीटा, कॉस ए थीटा ही है। कॉस ए का फॉर्मूला होगा b² + c² - a² बटा 2bc। क्या ये फॉर्मूला होता है क्या इसका? ये जो फॉर्मूला पढ़ते हैं बचपन से अपन, वो ये वाला फॉर्मूला होता है क्या? हाँ, कॉस ए का फॉर्मूला होता है b² + c² - a² 2bc। यहां अजीज दोस्तों मैं कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 पुट कर देता हूं। अब सवाल बन गया, अब इससे तो x कंक्लूज हो ही जाएगा। ये दोस्तों ज्योमेट्री का उम्दा लेवल है। हो सकता है कोई बालक ऐसा भी हो जो बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दोस्तों ये समझ में आना चाहिए, बहुत जरूरी बात है। 24 दूना 48, 48 गुणा 4 192, 1920 आ गया बराबर 50 का स्क्वायर 2500, इसका होता है बेटा 576, ये बन गया 3076 माइनस का x², x² आ गया 1156 और x की वैल्यू आ गई 34। सवाल में ट्रिग्नोमेट्री भी काम आ रही है, सवाल में अलजेब्रा भी काम आ रहा है, सवाल में अर्थमेटिक भी काम आ रही है। अरे 1156 34 का स्क्वायर होता है, ये बात आपको आइडिया होनी चाहिए। ये साइड 34 आ गई। सर बताइए पेरीमीटर कितना होगा? अरे तीनों भुजाओं को जोड़ दो, 50 + 24 + 34, 5 3 8 2 10, 108 उत्तर बन गया। दोस्तों पता है क्या होता है ना, देखो मैंने आपको जो अभी शीट स्टार्ट कर रखी है ना, इसमें साइन रूल और कोसाइन रूल का यूज है। तो डायरेक्टली सवाल साइन कॉस पे कम आता है, मिला के सवाल बनता है, मिला के उसमें साइन भी होता है, उसमें कॉस भी होता है। तो आपको साइन से कॉस पे, कॉस से साइन पे शफल करना आना चाहिए। सवाल की रिक्वायरमेंट समझ में आनी चाहिए। बना पा रहे हैं सवाल बच्चों आप लोग? क्या है ये? ऐसे तुमको बिना मतलब सवाल डरा के दिया। त्रिभुज की भुजाएं ये वाली हैं। अरे त्रिभुज की कुछ भी भुजाएं हैं, आप कुछ के का मान रख लो, कुछ भी यार आसान बन जाएगा सवाल। कुछ भी कर लो, के का मान रख लो। के का मान बेटा एक मत रखना, एक से ये वाला लाइन 0 बन जाएगी, ये साइड 0 बन जाएगी, साइड कभी 0 होती नहीं है। तब कम से कम के का मान 2 रख लो। 2 दूनी 4, 2 6 और ये भुजा आ गई 7, 2 दूनी 4 और ये 5 और ये 3। इस ट्राइंगल की जो साइड है ना वो 7 5 3 है। ये वाला एंगल सबसे बड़ा होगा क्या? ये वाला एंगल? अरे भैया इस साल रीजनिंग की क्लास चल रही है, शाम को 8:30 बजे होती है। रीजनिंग की क्लास शाम को 8:30 बजे होती है दोस्त। ये वाला एंगल सबसे बड़ा बनेगा, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। तो मैं इस पे लगाऊंगा अपना नियम, कौन सा? कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है बेटा? इसके आसपास की भुजाएं लेनी है। 5 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर बटा 2 × 5 × 3, 25 और 9 34, -49 माइनस का 15/30 माइनस का 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू अगर 100 - 1/2 है तो 120 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा ऐसा। सुमंता कह रहे हैं आपने के का मान 2 क्यों मान लिया? आप बताओ मैं क्या मान वही मान लेता हूं। सुमंता आप बताओ क्या मानना चाहिए, वो मान लेता हूं। हर एक जगह पे आपकी वैल्यू सेम बनेगी, हर एक सवाल पे आपकी वैल्यू सेम बनेगी। अरे ये जब आपको इक्वेशन कह रहा है कि त्रिभुज की ये वाली भुजाएं हैं, तो आप कुछ भी रख लो, हर एक मान पे सेटिस्फाइड करेगा। मैं अगर 3 रखता तो क्या उत्तर बनता? हाँ 100% बनता, गारंटी है बनेगा, 100% बनेगा। हाँ बेटा एंगल ऑब्ट्यूज है, जब एक एंगल 120 डिग्री का है तो ट्रायंगल तो ऑब्ट्यूज ही है। और वैसे भी आप लोग ये पता है कि वो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्गों के योग से बड़ा हो रहा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल है ही ना। 9 3 12 और एक ये साइड हो गई 13, 3 दूनी 6 और एक 7, स्क्वायर में से एक कम करोगे 8। क्या ये भुजाएं आ गई? हाँ। तो आपने कहा सर अगर मैं इस पर लगाऊंगा फॉर्मूला, देखो ये वाली साइड अब 13 है, मतलब कैलकुलेशन टफ मत किया करो ना, कैलकुलेशन को आप आसान करने की कोशिश किया करो। 8 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर माइनस करना है 13 का स्क्वायर बटा में 2 × 8 × 7, 64 और 49 - 169 बटे में आ गया जी 2 × 56। कोई बात नहीं, 9 4 13 का मतलब 113 बेटा 113 घटाओगे माइनस का 56 बचेगा, बचा में आ गया बटे 2 × 56 कट जाएगा। बताओ माइनस का 1/2 ही आ रहा है क्या? बात सेम आ रही है ना हमेशा?
बेटा बैच के सवाल कर लो, बहुत सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ और करने की नीड नहीं है। जो क्लास में पीडीएफ दी जाती है उनको बना लीजिए, उसी में काम बन जाएगा। अरे 16 नंबर सवाल सबका क्लियर है? 2017 का जो मेंस का पेपर आया था ना, उसने कई लोगों के होश फाख्ता उड़ा दिए थे, कई मास्टरों की नींद उड़ गई थी, कई लोगों के जज्बात बिगड़ गए थे सवाल में। ये दोस्तों एक अल्टीमेट सवाल है, एक बार सवाल देख लीजिए क्या है। पहले आप समझ लो कि सवाल तुमको क्या कह रहा है। पहले तुम ये समझ लो कि सवाल तुमको क्या कह रहा है, सवाल का मतलब क्या है, सवाल का अर्थ क्या है। एक बात मुझे बताना, सवाल तुम्हें क्या कह रहा है, पता नहीं तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं आएगा, मैं समझा रहा हूं। सवाल को देखते ही बेटा उसका एरिया समझा करो। चित्र में एक वर्ग है ए बी सी डी, बेटा ये ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, ठीक है। दूसरा वर्ग इसकी भुजा 5 है, एक और वर्ग आपने इस साइड में बना दिया, ये 5 भुजा का वर्ग है 5, ये वाला, ये वाला। बेटा ये वाली साइड भी 5 ही है ना, ये वाली साइड भी 5 ही है ना, और ये सीई का मान 4 बनेगा क्या, सीई का मान 4 बनेगा क्या? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, मेरे को ना बच्चे ये वाली लाइन चाहिए यार, ये वाली लाइन चाहिए, कौन सी? सीएन। मेरे को एक्चुअली सीएन की रिक्वायरमेंट है, मैं ये सीएन ज्ञात करना चाह रहा हूं, ये लाइन। तुम ट्रायंगल करो, फोकस सीबीएन पे नजर मारो, ट्रायंगल सीबीएन पे, ट्रायंगल सीबीएन पे देखो बेटा। ट्रायंगल सीबीएन में क्या है ना, एक पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट एन है। बीसी का मान 3 है, इसका मान 5 है, और ये वाली लाइन चाहिए। अगर मुझे कोई व्यक्ति ये वाला एंगल बता दे, इस एंगल का मान मिल जाए, फिर तो बात बन जाए ना बेटा। ये वाला अगर एंगल मिल जाए फिर तो बात बन जाए, फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद है दोस्तों। तो कुल मिलाकर हमारा पूरा फोकस रहेगा, हम ना ये वाला एंगल ज्ञात करना चाह रहे हैं। अच्छा इतना सा एंगल तो 90 है, इतना सा एंगल तो 90 है, बस इस वाले एंगल की बात चाहिए, ये वाला थीटा एंगल चाहिए, ये वाला, ये थीटा एंगल चाहिए, इस एंगल को ज्ञात करना है। आइए तुम्हें ज्ञात करना बता रहा हूं। एक बार तुम ट्रायंगल सीबीई को देखो, सीबीई, अरे कोसाइन रूल क्यों लगाओगे भाई? एक बार तुम ट्रायंगल सीबीई को देखो ना, सीबीई को, सीबीई में तुम्हें साफ साफ बात दिख रही है, ये सी है, ये ई है, ये बी है, ये एंगल थीटा है, और इसमें जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा वो होता है बेस बटा हाइपोटेनियस 3/5, और अगर मैं साइन थीटा पूछूं तो आएगा 4/5। क्या ऐसा होता है क्या? अरे इस थीटा एंगल के मद्देनजर, थीटा एंगल के मद्देनजर मेरे को साइन थीटा और कॉस थीटा के मान समझ में आ गए। अब आ जाओ, आपका सवाल हो गया बेटा। ये सीबीएन में ये जो पूरा पूरा एंगल बनेगा, ये 90 प्लस थीटा बनेगा क्या? ट्रायंगल सीबीएन, ये पूरा एंगल बनेगा 90 प्लस थीटा। तो आ जाओ अपना कॉस का नियम लगाते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा बराबर आसपास की भुजाएं 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये साइड मैंने एक्स मान ली, 2 गुणा 3 गुणा 5। एक बार बताओ जी, किसी को इतनी बात में कोई कंफ्यूजन हो? मेरे को वो एंगल पता नहीं था, वो मैंने इस सीबीई से ज्ञात कर लिया। सीबीई तो आपने दिया है मुझे पेपर में। अच्छा कॉस 90 पे चेंज होता है, 90 का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अरे ये पता होगा ना, कभी पढ़ा होगा ना आपने, एएसटीसी होते हैं, सेकंड वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस नेगेटिव आता है, बराबर 25 और 9 34 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 15 दूनी 30। कोई कंफ्यूजन, कोई आपत्ति नहीं सर? साइन थीटा का मतलब 4/5 लिख दूं, 4/5, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू तो मुझे पता है। अरे वाह, 5 से काटोगे बाबूजी 6, इधर गुणा करोगे माइनस का 24 बराबर 34 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 34 और 24 58, एक्स का मतलब आ गया रूट में 58। सीजीएल 2017 के मेंस का सवाल है,
अगली बार तुम्हें इस प्रकार का सवाल मिले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, सवाल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, दो बार देखोगे बात और बढ़िया समझ में आएगी। क्रिएटिविटी आनी चाहिए बेटा कि मैं थीटा एंगल कैसे ज्ञात करूं। ज्योमेट्री आप तब कर पाओगे जब ना दिमाग लगाओगे। मैंने सवाल बता दिया, आपने कर लिया तो मजा नहीं है, बाद में ये सोचना कि यार मेरे को ना ये साइड एक्स ज्ञात करनी है, एक्स ज्ञात करने के लिए ये एंगल चाहिए, एंगल कैसे आए, तो एंगल पे दिमाग लगाना, आपको खुद से सवाल करना आएगा, तब जो मेथड बनेंगे उनका कोई तोड़ नहीं होगा, वो होगा बेस्ट काम। ई का है दोस्त, ई का है दोस्त, एक ट्रायंगल एबीसी में ऐसा ऐसा है, ये तो हमें पता ही है, होता ही है, तुम ये बात हमें क्या बता रहे हो, ये तो हमें पता ही है, ए बी और सी, साइड को कहीं मान लिया को फर्क नहीं पड़ता, कहीं कहते सर मैं ए नीचे मान लूं, चलो यहां मान लो, क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो बात है। ए बी सी है, सी के सामने वजह सी होती है, ये ए होती है, ये बी होती है, ये तो कानून दुनिया जानती है। एंगल ए एंगल बी का दुगना है, एंगल ए जो है वो एंगल बी का दुगना है। अरे मैं अपनी मर्जी से इसको 30 और इसको 60 मान लूं, क्या मान लो, क्या फर्क पड़ता है। जब इन्होंने कहा दुगना है, दुगना कुछ भी हो सकता है, ये 15 ये 30 हो सकता है, ये 30 ये 60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तुम अपनी मर्जी से मान लो, अपनी मर्जी से मान लो। और ये 30 और ये 60, तो क्या ये ऊपर वाला एंगल 90 बन गया, क्या बताओ, ये ऊपर वाला एंगल 90 बन गया। यानी कि ये तुम्हारे सामने आ गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये तुम्हारे सामने आ गया राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में तुम ये जानते हो क्या, 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 होती है, 30 के सामने की भुजा 1 होती है, और 90 के सामने की भुजा 2 होती है। अरे ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ना, 60 डिग्री के सामने की भुजा होती है √3, 30 के सामने की भुजा 1 और 90 के सामने भुजा क्या होती है 2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनके रेशो होते हैं, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं बेटा, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो जो इनकी साइड का रेशो होता है ना, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2 होता है। अगर ये एंगल 45 45 90, तो ये वाली साइड 1, ये वाली साइड 1, ये वाली साइड √2 हुआ करती है। ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हैं जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो अब क्या करें, अब क्या करें, अब तो सर हम विकल्प ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन चेक कर लेंगे। जैसे देखो पहला ऑप्शन था ए स्क्वायर का मतलब 3 बराबर बी स्क्वायर का मतलब 1 प्लस ए सी का मतलब 3 √2। नहीं बेटा ये बातें बराबर नहीं होती है। ए स्क्वायर का मतलब 3 बराबर बी स्क्वायर का मतलब 1 - 2, ये तो नेगेटिव बन गया, ये संभव ही नहीं है। ए स्क्वायर का मतलब 3 बराबर बी स्क्वायर का मतलब 1 प्लस सॉरी माइनस माइनस एसी का मतलब 2 √3, ये भी उत्तर नहीं बन सकता, उत्तर डी कर लीजिए। 3 बराबर बी स्क्वायर का मतलब 1, बीसी का मतलब 2। हाँ जी बात हो गई सेटिस्फाइड, उत्तर हो गई खत्म। सर मैंने तो 30 डिग्री एंगल नहीं माना। एक बालक देखा मैंने क्लास में, पता क्या कहता, एंगल 10 और 20 मान लो। 10 20 क्यों मानते हो बेटा, इस एंगल को मानना तुम 6.253, बाकी का इसको मानना, बाद में इसको मानना, उसको चेक करना। जब मुसीबत पुट करनी है तो छोटी मोटी क्यों करते हो, बड़ी करो। हाँ एंगल बी एंगल ए बी का दुगना है। अरे मैं कहता हूं इसको तुम 45 मान लो, इसको 90 मान लो, इसको 45 मान लो, हर हाल में वैल्यू करेगी सेटिस्फाई। आप मुझे बताओ ये साइड 1, ये साइड 1, ये साइड √2 आ रही है क्या, ये वाली बात सामने आ रही है। डी ऑप्शन इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, वैल्यू पुट करने की आर्ट है ये। ए स्क्वायर का मतलब 2, बी स्क्वायर का मतलब 1 और बीसी गुणा 1 2, देखो बात बन रही है। बाकी का ऑप्शन कोई बन ही नहीं पाएगा, केवल एक ही बन पाएगा। ये इस स्लाइड देख लो बेटा, इसे नोट कर लेना। चीजों को मानना भी एक कला होती है। मैंने 3-4 सवाल इस तरह के लिए हैं बच्चों, जो प्रीवियस ईयर के बेस पर लिए हैं, जिन पे मानने की बात आपको समझ ली। अगर इस सवाल को आप ट्राई करो ना तो कर पाओगे, मुझे पता है क्लास का बच्चा ये सवाल कर लेगा, लेकिन करने में समय बहुत लगाएगा, करने में समय बहुत लगाएगा। मैं बताऊं कैसे बनेगा सवाल, ये सुनो, तो मैं बता रहा हूं ये सवाल कैसे बनेगा। एक ट्रायंगल एबीसी में बी 90 डिग्री का कोण है दोस्तों, ये है एंगल बी 90 डिग्री का राइट एंगल है। बिंदु डी और ई बीसी पर इस प्रकार स्थित हैं, डी और ई बीसी पर इस प्रकार स्थित हैं कि बीडी बराबर है डीई के, डीई बराबर है ईसी के। तो आप
इनमें से कौन सी बात ठीक करोगे? एडी को भी मिला दिया, ए को भी मिला दिया, ये जानकारी है दोस्तों। पहले तुम्हें मैं सवाल बताऊंगा बेसिक से, बेसिक से करोगे सवाल में हौश फाख्ता उड़ जाएंगे। कैसे? ये साइड आपने x मान ली तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये इससे y आएगा, तो ये वाली जो चीज बनेगी, ये वाली, क्या ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगी? फिर इससे ये बात बनेगी, इससे, तो इससे ये बात दोस्तों बनेगी 2x हो गया, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, और ये वाला पॉइंट जो बनेगा ये 3x हो गया, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। ऐसे बनेगा क्या? अब मैं अपने ऑप्शन में वैल्यू पुट करता हूं। जैसे देखो ए ऑप्शन देखो, 5 गुणा ए ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 AC स्क्वायर, 2 गुणा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 AD स्क्वायर, AD स्क्वायर का मतलब हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैसे ही मुझे आइडिया पड़ गया, बराबर नहीं पड़ेगा। कैसे? यहां x वाला आएगा 20, यहां 18, यहां 3 21, 20 और 21 बराबर कभी हो ही नहीं पाएंगे, जानकारी बन नहीं पाएगी। ऐसे आपको ऑप्शन बी और सी चेक करने पड़ेंगे। क्या कर पाओगे क्या आप? लेकिन दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि तुम x के चक्कर में पड़ो ही मत, तुम x के चक्कर में पड़ो ही मत यार, ये तुम्हारा टाइम वेस्ट करने को आती है चीजें। तुम चीजों पे खेलना सीखो। तुमको एग्जामिनर ने क्या बताया? तुमको एग्जामिनर ने क्या बताया? तुमको एग्जामिनर कहता कि तीनों साइड बराबर है, मैंने तो एक एक मान लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। तुमने कहा तीनों साइड बराबर है, मैं कहता हूं एक एक है भाई। बराबर कितना है ये तो आपने बताया ही ना, बराबर कितना है ये तो आपने बताया नहीं मुझे। ए बी को 2 मान लो, क्यों मान लो? 1 मानूंगा मैं तो। राज कहता भी ए बी को 2 मान लो, क्यों मान लो? मेरे को कैलकुलेशन छोटी करनी है, मेरे को थोड़ी बड़ी करनी है। अब बताओ ये वाला मतलब कितना हो गया? √2। ये वाला कितना बन गया? √5, और ये वाला बन गया √10। बन गया क्या? अब तुम्हारे ऑप्शन चेक कर लो, तो कितना इजी है। 5a स्क्वायर, 5 गुणा 5 25 बराबर 2 AC का स्क्वायर मतलब 20 प्लस 6, ये जानकारी गलत हो गई। 8a, 8 5 40 बराबर 5 AC, अरे 50 तो यही बन गया, संभव ही नहीं है। 8a का मतलब 40 बराबर 3 AC, ये 30, 5 AD 10 हो गया 40 बेटा। खत्म। जब ये बराबर बोले तो वैल्यू का मतलब तो डिपेंड नहीं है, वैल्यू का मतलब तो है नहीं बेटा। वैल्यू अपनी मर्जी से मान लो, तुम 2 5 7 क्यों मानो? एक एक मानो ना बेटा, एक एक मानो। जब मुझे पता है भी स्क्वायर करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, आपको राइट एंगल की पाइथागोरस अप्लाई करनी पड़ेगी, तो फिर एक एक पे कर लो, दिक्कत क्या आ रही है उसमें? CHSL के पेपर का पूछा हुआ सवाल आप सबके सामने है। CHSL के पेपर का पूछा हुआ सवाल आप सबके सामने है, और जैसा मैंने आपको अभी भी बताया 100% ये सेम सवाल है। रोशन भैया आएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ा सुकून रखो, थोड़ा सब्र रखो, सब बैच आएंगे, चिंता मत करो, ऐसे तुरंत आग लगती नहीं है, सब होगा बेटा। बेटा BC को ना 4 भाग तोड़ दिए, एक तो P, एक Q, एक R पॉइंट लगा के 4 बराबर भागों में बांट दिया। अरे बराबर का मतलब एक एक मान लोगे क्या? इसको भी एक मान लो, क्या दिक्कत है? हमें तो खुद से समझनी है बात। अच्छा AP को भी मिलाना पड़ेगा, AQ को भी मिलाना पड़ेगा, AR को भी मिलाना पड़ेगा। जरा मुझे बताओ, ये फर्स्ट वाला √2 बनेगा ना, सेकंड वाला √5 बनेगा, थर्ड वाला √10 बनेगा, लास्ट वाला √17 बनेगा। अब कैसे बनेगा ये तो नहीं बताना पड़ेगा तुम्हें, √17 कैसे आ गया ये तो बताना नहीं पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा फिर तो भैया मतलब जीवन खराब हो जाएगा मेरा। AP का स्क्वायर का मतलब 2 आ गया, AQ का स्क्वायर मतलब 5 हो गया, AR का स्क्वायर मतलब 10 हो गया बराबर 3B। अच्छा इस B का मतलब क्या होता है? एंगल B के सामने की भुजा, एंगल B के सामने की भुजा मतलब 17 हो गई। 17N, A स्क्वायर का मतलब एंगल A के सामने की भुजा 4, 4 का स्क्वायर 16। अरे स्मॉल a का मतलब होता है एंगल A के सामने की भुजा, स्मॉल b का मतलब होता है एंगल B के सामने की भुजा। ये इस साइड में 17, और इनमें से 17 अगर कॉमन ले लूंगा तो 3 + 16 n बच जाएगा क्या? 17 17 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 3 इधर आएगा, -2 बराबर 16 n, n आ गया बच्चे -2/16 -1/8। घर पे तुमने ये सवाल करे होंगे, x y मानकर माथा पच्ची करके ट्राई करे होंगे, लेकिन दोस्तों ये काफी अच्छा सवाल था, काफी बढ़िया सवाल था। एक 21 नंबर क्वेश्चन और पढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद तुम्हें एक नई कहानी बताऊंगा, एक नई बात बताऊंगा।
ये 21 नंबर सवाल आपके सामने है। क्या है, क्या है सवाल? मैंने सवाल देखा ही पहली बार है ये तो। दिए गए ट्रायंगल में सी ई 16 है। सी ई कहां है? दी नहीं चाहिए तो। अच्छा ये सी है, इस सी को ई से मिलाओ, ये वाली लाइन 16 है। ओके, ए बी सी 90 है, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है। ठीक है, एडी की लंबाई पूछी है बेटा आपसे, एडी की लंबाई पूछी है, ये वाली लंबाई पूछी है, ये वाली एडी चाहिए, कुछ और दिया नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल का ही खेल बनेगा सवाल में। एक बात मुझे बताना बेटा, ट्रायंगल सी एफ डी को निहारो एक बार, सी एफ डी को, ये वाला एंगल बताओ 45 बनेगा क्या? अगर मैं तुम्हारे सामने इस वाले ट्रायंगल को देखूं, ये जो ट्रायंगल मैंने आपके सामने बनाया दोस्तों, ये वाला ट्रायंगल बनाया है, ये वाला, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? हाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एबीसी अगर बी 90 डिग्री था, ओह सॉरी 90 होगा बेटा, माफ कीजिए 90 होगा भाई, ये 45 45 तो ये 90 होगा, ये वाला एंगल जो मिलेगा 90 डिग्री होगा, 45 नहीं होगा, 90 डिग्री होगा। ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये बात तुम्हें समझ में आ गई, ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसमें ये भुजा जो है 45 डिग्री की, ये 45 डिग्री की, डी ई और सी एफ की लंबाई बराबर आएगी क्या? हाँ कोई बात नहीं, चलिए मैं इस पे तुम्हें एंगल की बात ही बता रहा था। एक ये वाला एंगल भी 45 आएगा क्या? हाँ, क्योंकि ये भी 90 है, 45। अच्छा ये 45, ये 45, तो मेरी समझ में एक बात आ रही है कि बीडी जो आएगा, बीडी वो बीई के बराबर आएगा। बीडी जो आएगा ना, बीडी वो बीई के बराबर आएगा, बीई के बराबर आएगा, ये जानकारी अपने को पता लग गई। ये बीडी और ये बीई दोनों आपस में, बीडी और बीई क्यों यार, 45 डिग्री इस पर बन रहा है, 45 इस पे बन रहा है, ठीक है, हाँ सही है। ये दोनों साइडें आपस में आनी चाहिए इक्वल। और क्या साइड इक्वल आएंगी? ये ऊपर वाला एंगल भी 45 बनेगा कि ये वाला एंगल? आप कहोगे हाँ सर ये बात भी है। तो जनाब ए बी और बी सी भी बराबर आएगा। अब सवाल बन गया, अब सवाल बन गया, अब दोस्तों जानकारी बन गई, अब सवाल बन गया, अब अपना काम हो गया। कैसे हो गया समझो। मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है सी बी ई, राइट एंगल ट्रायंगल सी बी ई। क्या बच्चों सी बी ई एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? इसमें अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करता हूं, सी ई स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर प्लस बीई का स्क्वायर कह सकता हूं क्या? ट्रायंगल सी बी ई, ये पाइथागोरस ट्रायंगल मैंने फॉलो कर दिया। सीई का जो स्क्वायर है ना, वो बीसी के स्क्वायर और बीई के स्क्वायर के बराबर होगा। इज इट फाइन? फाइन। सीई का मतलब मुझे पता है, सीई का मान सवाल में दिया हुआ है 16। यार मैं बीसी की जगह पर अगर ए बी लिख दूं, तुम्हें कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई बालक को आपत्ति थोड़ी आएगी। तुम बीसी लिखो या ए बी लिखो, गुरुजी बात तो एक ही है। और बीई की जगह मैं अगर बीडी लिख दूं, तुम्हें दिक्कत थोड़ी आएगी बेटा। कहीं कल को तुम मेरे पे केस कर दो कि आपने बीई को बीडी क्यों लिख दिया। और ये क्या, ये मुझे क्या नजर आया, ए बी और बीडी, ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। अरे ए बी और बीडी, ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। इसमें इसमें ए बी का स्क्वायर और बीडी का स्क्वायर मिलाकर ये एडी के स्क्वायर के बराबर बनेगा, और एडी का मतलब 16 बन जाएगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ एम जी। बढ़िया सवाल है ना। देखो ये मतलब क्या होता है बच्चे, चीजों को ना आपस में इंटरकनेक्ट किया है।
इंटरकनेक्ट किया चीजों को, मतलब क्या था, मेरी बात को समझना। मेरे को सवाल में जानकारी कोई दी नहीं। देखो मैं तुम्हें ये सवाल पूरा हटा देता हूं, ये लो, ठीक है। अब आप रिक्वायरमेंट समझो भैया, मेरी बात समझो, मेरे को ये बातें कैसे समझ में आती है, मैं कैसे करता हूं इस पे, मैंने इनको याद कर रखा है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्चुअली अगर मेरे को कोई जानकारी दी जाएगी, अगर मेरे को कोई जानकारी दी जाएगी तो ही तो याद कर पाऊंगा ना बेटा भाई। अगर एग्जामिनर कोई 4 चीजें बताएगा तो ही तो मैं साइन कोसाइन रूल कुछ कुछ करूंगा दिमाग में। अब मेरे को बात उसने बताई क्या है, एक बात तो धीरे से बता दी कि सीई का मतलब 16 है। अब एक तो मुझे ये वाला कंटेंट यूज करना है और एक ये वाले एंगल यूज करने हैं। मेरे को पूछा तुमने एडी की लंबाई, भाई पाइथागोरस थ्योरम में के अकॉर्डिंग मैं जानता हूं कि एडी की लंबाई तब आ सकती है जब ए बी का स्क्वायर और बीसी बीडी का स्क्वायर जोड़ा जाए, तब एडी की लंबाई आ सकती है। समझ गया? नहीं अफ्रीदा, आप गलत कर रहे हैं। तो मेरे को टारगेट पे आया ए बी कैसे बनाऊं, टारगेट पे आया ए बी कैसे बनाऊं, तो मैंने सोचा कि यार ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है ना, तो ऊपर का ये एंगल 45 डिग्री बनेगा, क्योंकि नीचे का एंगल 45 तो ऊपर का एंगल भी 45 है। ये दोनों 90 डिग्री के अकॉर्डिंग बन पाएंगे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन पाएगा। इतना तो क्लियर है। और ट्रायंगल ए बी सी, तुम्हें एक एक पॉइंट लिख देता हूं। ए बी सी एक आइसोलेसिस राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण स्वमद्वि बाहु त्रिभुज है। अगर 45-45 डिग्री का एंगल बनता है तो ए बी और बी सी बराबर है। यह बात अपने को एग्जामिनर ने बतानी चाहिए। ए बी और बी सी बराबर है, यह बात आपको एग्जामिनर ने बतानी चाहिए। क्लियर बात है? अच्छा, एक मुझे छोटी सी बात एग्जामिनर ने और भी बताई है। एक मेरे को छोटी सी बात एग्जामिनर ने और भी बताई है। वो कहने लगा कि भाई अगर मैं ट्रायंगल सी बी ई की बात करता हूं, अगर मैं ट्रायंगल सी बी ई की बात करता हूं, तो इनमें इक्वेशन बन रही है सी बी ई। लाइन कहां गई लाइन, ये तो क्योंकि मेरे को सीई का मान दिया गया था तो मैंने इसका यूज कर लिया। ये वाला बनेगा बीसी का स्क्वायर प्लस बीई का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर प्लस बीई का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है हमेशा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर एंड बेस के स्क्वायर के बराबर। मेरे टारगेट में ये बात थी, मुझे यहां तक जाना है। अब यार ये भी पता है ए बी और बीसी बराबर है, यहां पर 16 का स्क्वायर था, बीसी की जगह मैं ए बी पुट कर देता हूं, यानी ये वाली बात कुछ कुछ समझ में आ गई। अब एक कंफ्यूजन है, मेरे को मान बीई का पता है, इसमें मान बीडी का पता है। अगर मैं इस वाले एंगल को भी 45 कंसीडर कर लूं तो आप कहना सर ट्रायंगल बीईडी भी एक समकोण समद्वि बाहु त्रिभुज है। राइट एंगल आइसोलेसिस ट्रायंगल है, समकोण समद्वि बाहु त्रिभुज है। कौन सा? बीईडी। तो इसकी भुजा बीई क्या भुजा बीडी के बराबर आएगी? क्या भुजा बीडी बीई के बराबर आएगी? तो मैंने बीई की जगह बीडी लिख दिया, बीडी। अपना काम हो गया। ए बी और बीडी का स्क्वायर जोड़कर ही तो एडी का स्क्वायर बनता है। ये 16 के स्क्वायर के इक्वल था, एडी का मान आ गया 16। काफी बढ़िया सवाल था ये, एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है ये। लेवल सवाल का बड़ा अच्छा है दोस्तों। चीजें मतलब कनेक्ट करने वाली बात है। 2-3 बार इनसे खुद बनाओगे ना, खुद इन पे काम करोगे ना, तो बेटा ये बातें आप सबको अच्छे से समझ में आ पाएंगी, अच्छे से आप इन पे काम कर पाओगे। यहां तक की बात में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी का? 5 मिनट का ब्रेक ले लें, पढ़ते हुए अपने को 1 घंटे 7 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लें बेटा। पेपर में ना बेटा जानकारियां ऐसे आएंगी मेंस में, तो मेंस पास करना है ना, तपस्या करनी पड़ेगी, तब करना पड़ेगा तब। चलिए मिलते हैं 5 मिनट के बाद।
हाँ जी दोस्तों, वेलकम। अरे ऐसा कुछ नहीं है कि 3 नंबर के लिए ये सभी आएगा भैया, सवाल सारे आते हैं, लेकिन आपको अगर लेवल बढ़िया सीखा हुआ होगा आपने, देखो क्या होता है, अगली बार जो कहानी आएगी ना, पेपर नेक्स्ट टाइम जो होगा, अगली बार जो होगा, वो लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कैसी कहानी आने वाली है। तो फर्स्ट टाइम में जो अच्छे से खेल गया, बढ़िया से खेल गया, उसका रिजल्ट शानदार, उसका रिजल्ट बढ़िया। चलिए बेटा, अब अपन कुछ नई बातें पढ़ते हैं, कुछ नए प्यारे प्यारे कंसेप्ट सीखते हैं। ये है अपना अगला कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है, एक बार गौर कीजिएगा। एक ट्रायंगल है ए बी सी। प्यारे बच्चों, अगर मैं किसी भी एक शीर्ष, शीर्ष मतलब एक पॉइंट, एक वर्टेक्स ए के कोणों का बिल्कुल आधा आधा यूं भाग सामने बना दूं, लाइन ऐसी कहे बन गई। अगर मैं ए से सामने बिल्कुल इस कोण का आधा आधा भाग करते हुए ये लाइन खींच दूं एडी, तो आपको पता है एडी का नाम होता है, एडी इज अ एंगल बाइसेक्टर। इसकी मैं तुम्हें आज थ्योरम पढ़ाऊंगा, बहुत काम आएगी। एडी कोण समद्विभाजक है। आजकल पेपर में एंगल बाइसेक्टर का एक सवाल तो छपकर आई जाता है। एडी जो होता है एक कोण समद्विभाजक होता है। एक चीज तो ये होती है जो कोण के दो पूरे पूरे भाग करता है हमेशा। ठीक है सर, समझ गए। आपको लाइंस के नाम पता होना चाहिए ना। ये आकृति उठ के कहीं और नहीं जाती क्या ऐसे? इसको अगर मैं मूव करना चाहूं, जाती है, ये जा रही है देखो। सुनो, ये ए बी सी है, एक और ए बी सी एक और ट्रायंगल है। अब की बार मैं दोस्तों इसमें एक ऐसी लाइन बना रहा हूं, ये सुनो, ये जो लाइन एम है ना, एम, ये सामने वाली लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसका मतलब होता है एम इज अ परपेंडिकुलर ऑन बीसी। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं बच्चों परपेंडिकुलर। एम इज अ परपेंडिकुलर ऑन बीसी, ये बात भी आप लोग जानते हैं। एम इज अ परपेंडिकुलर ऑन बीसी। तीसरा बच्चों एक विशेष टाइप और बनता है, तीसरी एक विशेष लाइन और बनती है, और ये होती है जी मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन को आप ये समझो, अगर मैंने मध्य बिंदु से, इस बीसी लाइन का एक मध्य बिंदु था, एग्जैक्ट मिड पॉइंट था, यहां से अगर इसे मिलाया ना, यहां से अगर इसे मिलाया, तो ये नाम एक बार एन दे लीजिए, तो मैं बोलूंगा ए एन इज अ मीडियन ऑफ बीसी। ये एक मीडियन है, ये एक माध्यिका है। ये तीनों प्रकार की चीजें आप लोग जानते हैं बेटा, फर्क पता है आपको? माध्यिका क्या होती है? तो सामने वाली भुजा के दो इक्वल पार्ट कर दे। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो एंगल के दो इक्वल पार्ट कर दे। परपेंडिकुलर क्या होता है? सामने जाके 90 डिग्री का एंगल बना दे। लेकिन इन सबसे अलग, इन सबसे अलग दोस्तों एक आकृति और बनती है, और इसका नाम होता है दोस्तों सीवियन। हिंदी में भी इसको सीवियन ही कहा जाता है दोस्तों, कोई अलग से नाम नहीं है। सीवियन क्या होती है? किसी भी ट्रायंगल में एक शीर्ष से, एक बिंदु से सामने का कोई भी पॉइंट मिला दीजिए बेटा, सामने का कोई भी पॉइंट मिला दीजिए। मान लीजिए तुमने ये बनाया, तो ए एम भी एक सीवियन है। अगर मैंने ये मिला दिया तो ये ए एन भी एक सीवियन है। अगर मैंने दोस्तों ए ओ मिला दिया तो ये भी एक सीवियन है। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली रेखा पर स्थित कोई भी पॉइंट मिलाओगे, सबका नाम सीवियन होता है। बच्चों मीडियन भी इज अ काइंड ऑफ स्पेशल सीवियन। मीडियन को मैं ये कह सकता हूं, ये एक ऐसी सीवियन है जो सामने वाली रेखा के दो भाग करती है, इसलिए इसका नाम मीडियन कह दिया। एंगल बाइसेक्टर भी इज अ सीवियन है, और परपेंडिकुलर भी इज अ काइंड ऑफ सीवियन है। सीवियन का मतलब समझ गए क्या होता है? अगर मैं कभी आपको कहूं कि ये सीवियन है,
तो सीवीएन का मतलब आप समझ लेना दोस्तों कि ये सामने वाली भुजा पर किसी भी बिंदु पर मिलाया गया है, कोई विशेषता नहीं है, एंगल 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर का, मीडियन का, कोई विशेषता नहीं है, कोई भी बिंदु मिलाओगे ये सीवीएन ही कहलाता है, ये सीवीएन ही कहलाता है, ये सीवीएन ही होता है। सीवीएन से क्या होता है बेटा सुजीत? सीवीएन से इंस्पेक्टर बनते हैं। सीवीएन का सवाल पेपर में आता है, हम वो सवाल सही करके आते हैं, हमें 3 नंबर मिल जाते हैं, 3 नंबर मिल जाते हैं, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, इंस्पेक्टर बन जाते हैं। इंस्पेक्टर होते ही बहुत बढ़िया प्रकार से ब्याह हो जाता है, गृहस्थी बहुत बढ़िया बच जाती है, जीवन बहुत अच्छा बीत जाता है। अब आप समझो सीवीएन से क्या होता है। देखो सीवीएन का सवाल तुम्हें ऐसा मिलेगा, ऐसा तुम्हें सीवीएन का सवाल मिलेगा, जीवन में ऐसा ऐसा जादू होगा कि तुम सवाल समझ नहीं पाओगे। ये वाली कहानी तुमको बता दी दोस्त, ये बोलेंगे बताइए, ये वाले बोलेंगे बताइए इस एडी लाइन का, एडी एक सीवीएन है तो एडी का मान कितना होगा दोस्तों? एडी का मान बड़ा सिंपल आएगा, 64 माइनस 28, ये 36 हो जाएगा, एक बार रूट करना पड़ेगा, उत्तर आ जाएगा 6। आ गया समझ में अक्षय? अब बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, कैसे कर दिया? समझाया तो अभी है ही नहीं बेटा, अभी बताऊंगा ना, क्या चिंता कर। तो बेटा मैंने आपको सीवीएन की बताई डेफिनेशन, इसे आप बाद में नोट कर लेना क्या होती है। ए सीवीएन इज एनी लाइन इन अ ट्रायंगल व्हिच वन एंड पॉइंट इज ऑन अ वर्टेक्स एंड अदर ट्रायंगल ऑफ द ट्रायंगल एंड अदर पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड। मतलब किसी भी वर्टेक्स किसी भी साइड को मिलाओगे तो वो आपके लिए एक प्रकार की क्या बन जाती है? सीवीएन। ठीक है, चलिए अब इस सीवीएन में एक भैया थे, उनका नाम था स्टुअर्ट्स। स्टुअर्ट्स ये रहने वाले थे विदेश के भाई साहब। इन्होंने एक नियम बताया, इसे बोलते हैं स्टुअर्ट्स थ्योरम। स्टुअर्ट्स की प्रमेय, कई लोग बोलते हैं गुरुजी हिंदी में क्या कहेंगे? अरे इसका नाम है, ये इसका नाम है, ये स्टुअर्ट्स है, तो हिंदी में नहीं होगा, ये ऐसे ही रखना पड़ेगा तुम्हें। इन्होंने क्या बताया पता है? अरे तो खाली बैठते थे, फॉरेन वाले लोग बैठे नहीं है, बढ़ाते रहते थे बेटा। ये कहते हैं भाई एक अपने पास ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी में ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये सामने की साइड सी है। ऐसा होता है ना बेटा, एंगल के सामने की भुजा को अपन लिखते हैं ऐसे। अच्छा इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने क्या करा, एक कोई सीवीएन डाल दी, सीडी। CD इज अ सीवीएन, CD इज अ सीवीएन, CD इज अ सीवीएन। अगर मैं दोस्तों सीवीएन कह रहा हूं ना तो इसका मतलब समझ लो कि कोई विशेष नियम नहीं है, ये कहीं भी जा सकती है, कोई विशेषता नहीं है। सामने वाली लाइन को इसने M और N में बांट दिया, M और N में बांट दिया, M और N में दो भाग कर दिए, तो हमसे पूछता है इस सीवीएन की लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई आपसे पूछी जाती है, ये सवाल पेपर में दिया जाता है। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं तो समझो, ये जो ए है ना, ए, इसका गुणा तो करना इधर, इधर वाले में लिखना जी ए स्क्वायर एम प्लस, इसका गुणा करना है इधर वाले पार्ट में बी स्क्वायर एन। बात समझ में आई? ए का गुणा एम वाले पार्ट में, बी का गुणा एन वाले पार्ट में बराबर बनेगा एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी, इसे बेटा प्रूव करने की नीड नहीं है, ये बहुत कम काम आती है। इतिहास में एक दो बार सीडीएस में इसका सवाल पूछा गया है, स्टुअर्ट थ्योरम का सवाल इतिहास में पूछा गया है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा डायरेक्ट कि ए एम बी एन और ये एक्स स्क्वायर सी प्लस करना है एम एन सी प्लस करना है एम एन सी। ये स्टुअर्ट थ्योरम होती है जिसको आप अप्लाई करते हैं, ये स्टुअर्ट थ्योरम होती है जिसको आप अप्लाई करते हैं। ये कहानी आपको आनी चाहिए। कर ली नोट सबने? एसएससी में इसका सवाल नहीं आया बच्चे, एसएससी में इसका क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा एक जो सवाल एसएससी में आया तुम्हें वो करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बात समझो। स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज में विशेष स्थिति, समद्विबाहु त्रिभुज में विशेष स्थिति। इसमें अपन एक सीवीएन वाला कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, जरा गौर करना। ए बी सी बेटा, अगर ये समकोण समद्विबाहु है, ये दोनों भुजाएं बराबर मान लो एक बार के लिए,
इन दोनों साइड को इक्वल मान लूं क्या? अच्छा, ये वाली साइड सी थी, ये काम करो ना यार, इस वाली साइड को ए लिख रहे हैं, ए, इसको ए लिख रहे हैं, थोड़ा मामला गोतपोसा हो गया। एक काम करो तुम, सी ऊपर लिख लो, यहां सी लिख लो, यहां ए, यहां बी, ए और बी बराबर है क्योंकि समकोण है, ये पॉइंट आ गया सी। तुमने सामने के पॉइंट से बनाई एक सीवियन, कहीं भी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ये एम है, ये एन है। दोस्तों मैंने तुमको ये सीवियन की लंबाई बताई थी, यानी इस पे एक नियम बताया था, नियम क्या था? ए स्क्वायर एम प्लस ए स्क्वायर एन बराबर एक्स स्क्वायर सी प्लस एमएनसी होता है क्या? अरे बोल देना भाई। अच्छा, ये बन गया 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर नहीं, माफ कीजिएगा, ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, m प्लस एन, इनमें से c अगर कॉमन आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एम एन, ऐसा होता है क्या बेटा? ये जो c है, तुमने c का ही पार्ट m प्लस एन तो किया था, अरे c जो होगा ये एम एन जोड़ के बराबर ही तो होगा, तो c और m प्लस एन को काट दीजिए, ए स्क्वायर बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एम एन, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस एम एन। ये सवाल एसएससी के पेपर में पूछा गया है। अगर डायरेक्ट ये थ्योरम याद नहीं है तो आप स्टुअर्ट थ्योरम से भी याद कर सकते हैं, स्टुअर्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये उसका शॉर्ट में एक कंक्लूजन आ गया। बाकी आपको याद तो ये वाला होना चाहिए। देखो मुद्दे की बात तो ये वाली है, ए स्क्वायर एम प्लस ए स्क्वायर एन बराबर एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी, उसी का ये कंक्लूजन है, उसी की ये बात है। हो गया? चलिए, ये सब ऐसे लिखकर दिए गए थे पर मैंने आपको समझा दिया है। ये सवाल देखो बेटा, ये एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, स्टुअर्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग सवाल दिया गया। एबीसी एक ट्रायंगल है, एडी एक सीवियन है, ये 8 है, ये 8 है बेटा। पूरा बीसी 11 था तो ये वाला 4 बनेगा क्या? पूरा बीसी 11 था तो ये 4 बनेगा क्या? ये वाली लाइन एक्स आपको ज्ञात करनी है। मैंने आपको अभी अभी एक नियम सिखाया था, एक्स स्क्वायर बराबर ये होता है ए स्क्वायर माइनस एम एन, एक्स स्क्वायर बराबर 64 माइनस 28, रूट लोगे बेटा 36 का रूट लोगे 6 आंसर बन जाएगा। बताओ कितनी सी देर का ये सवाल था अगर तुम्हें थ्योरम पता है। जिसको थ्योरम नहीं पता वो लगा रहे माथा पच्ची करने, जीवन खराब हो जाएगा सवाल का उत्तर ज्ञात करने में, लेकिन ये तो बहुत इजी है। स्टुअर्ट थ्योरम क्या होती है? स्टुअर्ट थ्योरम क्या होती है? हाँ देगा ना बेटा, उन्नति देगा। कई बार तुम्हें घुमाने के लिए ये कर देगा ना, पूरा बीसी का मान दे दिया 11, पूरा बीसी का मान दे दिया 11, इतनी बीडी को इसने 7 बता दिया, तो बाकी का 4 तुम कह ही सकते हैं बेटा, बाकी का 4 तुम कह ही सकते हैं। अच्छा, एक सवाल अपन और करते हैं इस बात पे, एक सवाल देखो और करते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या है। एबीसी में ए बी बराबर ए सी है माथा पच्ची करना, ज्योमेट्री कितनी जरूरी है दोस्तों? क्या लग रहा है, ज्योमेट्री बहुत टफ है या इजी है? टफ लग रही है ना आपको? आगे आगे बहुत इजी मामला आएगा दोस्तों, जब मैं वो लंब के अंदर ऑर्थो सेंटर पढ़ूंगा ना, तब बातें बहुत आसान लगेंगी। ये स्टार्टिंग में आपके लिए टफ मामला चल रहा है, स्टार्टिंग में। AB और AC बराबर है दोस्तों, इसका मतलब ये समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा, एक इसमें पॉइंट आपने BD बना दिया। देखो BD एक सीवियन होती है, ये मतलब कोई भी लाइन हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। BD 5 है, AB 12 है, तो AC भी 12 ही होगा। AD 8 है, तो CD की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम ये कहते हैं कि सर हमें तो एक नियम पता है, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम एन, कुछ ऐसा तुमने याद कर रखा है कभी? एक्स का मतलब ये एडी होता है 64, ए स्क्वायर का मतलब 144 माइनस एम एन यानी 5n, 5n की वैल्यू आ गई 80, n का मतलब आ गया 16। ये आपके सवाल का उत्तर बन गया बेटा। अब ये CD पूछा था 16, अगर इस सवाल में BC पूछता तो वो 21 हो जाता। आ गई क्या बात समझ में तुम्हें? अब तुम सब अपनी कॉपी में एक हेडिंग लगा दीजिए प्यारे दोस्तों, ये जो जानकारी अब बता रहा हूं ना, इसका पेपर में एक सवाल पक्का आएगा। आप हमसे ये बात लिखवा लो बेटा अपनी कॉपी में, ऊपर ऊपर जहां ये सवाल लिखवा रहा हूं ना, उसके ऊपर लिख लो कि सर ने बताया था एक सवाल पक्का आएगा। फिर जब पेपर देकर आओगे, प्रीवियस ईयर देखोगे, तब मैच कर लेना, तो मेरी बात याद आएगी। एसएससी वालों से सीधी बात है अपनी, चिंता मत करना। उनको मैंने ये सवाल लिख कर दिया है कि आप आने वाले पेपर में इसे जरूर डालिएगा। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम,
इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है? आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय। आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय। क्या ये प्रमेय दोस्तों, सुनिएगा, अपने पास कोई एक ट्रायंगल है कैसा भी, इसमें दोस्तों अगर मैं एंगल एडी का, एंगल बाइसेक्टर बनाता हूं, एंगल बाइसेक्टर, ये जो एडी है ना, ये एडी मान लो इस कोण के दो इक्वल भाग करता है। एडी क्या है दोस्तों? एंगल बाइसेक्टर है। तो आप ये जान लेना दोस्तों कि इस एंगल को बनाने वाली भुजाएं AB और AC जिस अनुपात में थी, BD और DC उसी अनुपात में टूटेगा। जो अनुपात AB और AC का था, जैसे मान लो ये 12 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर है, तो इसका मान भी 3:4 के रेशो में ही आएगा। आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय ये आपको क्या कह रही है बच्चों? ये आपसे कह रही है भैया कि जिस रेशो में वो कोण बनाने वाली भुजा थी, सामने की भुजा उसी अनुपात में आएगी। क्या तुमको ये नियम समझ में आया क्या? है आ गई बात समझ में? अच्छा, एक बार तुमको कहना चाहूंगा कि कैसे, देखो कैसे, क्यों होता है ये, हर बात के बारे में ना थोड़ी बहुत जानकारी पता होनी चाहिए। एक ट्रायंगल मत डिलीट करो मेरा यार, अरे ट्रायंगल काहे उड़ जा रहा है भाई बार बार। सुनो, एक बार तुमको बता रहा हूं ये एंगल कैसे बना, सुनो मेरी बात समझाने के लिए। एक बार बताओ बेटा, मैं इस वाले कोण को अल्फा मानूंगा तो इधर वाला एंगल 180 माइनस अल्फा हो गया क्या? क्यों होता है भाई, क्या बताऊं, होता है। ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में अगर मैं साइन रूल लगाऊं, साइन अल्फा के सामने की भुजा AB और साइन थीटा के सामने की भुजा BD, AB और BD का अनुपात साइन थीटा साइन अल्फा का बनेगा। साइन रूल जानते हैं ना, भुजाओं का अनुपात उनके सामने वाले कोणों के साइन के रूल के बराबर होता है। ओके, ट्रायंगल ADC की बात कर लो, ट्रायंगल ADC, इसमें साइन 180 माइनस अल्फा है, सामने की भुजा AC। दूसरा एंगल साइन थीटा है, सामने की भुजा DC। यार ये साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा ही होता है क्या? 180 माइनस थीटा यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, साइन है पॉजिटिव ही आएगा, चेंज नहीं होगा, AC बटा DC। तो ये चीज भी साइन थीटा बटा अल्फा, सॉरी साइन अल्फा बटा थीटा के बराबर है, ये भी अल्फा थीटा के बराबर है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट भी बराबर होगा मेरे दोस्तों, AB बटे BD बराबर होगा AC बटे DC के। AC उधर ले जाओ तो ये रिजल्ट आ गया, AB बटा AC बराबर BD बटा DC, हैंस प्रूव्ड। आपको मैंने सिर्फ इतना बताया कि अगर किसी ट्रायंगल में आप किसी भी साइड का एक एंगल बाइसेक्टर बनाओगे ना, तो सामने की भुजा को वो उसी रेशो में डिवाइड करता है जैसे उस एंगल को बनाया गया था, ऐसे। ये बात आप लिख लीजिएगा तरीके में, प्रूव करके मैंने आपको बता दी है। सुनिएगा, AB 15 है, ये 13 है, 28, तो ये आधा 7.5 6.5, DC आ गया 6.5। इतनी सी देर का सवाल है। अब मुझे ये सवाल करने में शायद 10 सेकंड का टाइम लगा होगा बच्चे, पेपर में आपको इतना ही समय लगाना है, इससे ज्यादा समय लगाओगे पाप लगेगा। ABC एंगल A का बाइसेक्टर है, यानी ये बार बार दिखना नहीं है, पता है एंगल बाइसेक्टर है। AB का मेजरमेंट 15 है, AC का मेजरमेंट 13 है, BC पूरा 14 है। तो आपको कोई मान पूछेगा, अरे दोस्तों आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, इनका जो ये रेशो बनेगा ये 15:13 बनेगा, 14 पूरे 28 की वैल्यू है। आपके DC का मान पूछा गया 13, 6.5 उत्तर बन गया। वैल्यू सिस्टम यूज आया क्या? वैल्यू सिस्टम तुम्हें नजर आया सवाल में? अगर बेटा ऐसे तुम हमारे साथ पूरी ज्योमेट्री का कोर्स कर लोगे ना, और फिर उसके बाद में तुम प्रीवियस ईयर लेके बैठना, तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तो क्लास में हो ही गया, अब बचा कुछ नहीं है,
बस आपको क्रिएटिविटी देखो लगानी आनी चाहिए। अब कई बार क्या करेगा, इस सवाल में यहाँ 8 कर देगा, यहाँ 12 कर देगा, ये मान दे देगा, ये पूछ लेगा, ये देकर ये पूछ लेगा, ये पूरी पूछ ले, कुछ भी पूछे यार, जब रेशो पता लग गया फिर क्या दिक्कत है। एपी एंगल बीएसी को समद्विभाजित करता है, ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे ही बोले ना बाइसेक्ट करता है, तो एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम है। ये 4 है, ये 6 है, 1.5 गुना है तो 4.5 आएगा क्या? कितनी देर में आपने सॉल्व किया इसको बच्चे? इस सवाल का उत्तर आपने कितनी देर में ज्ञात किया? वाह, इसका मतलब ठीक ठाक काम कर रहे हो। अच्छा बेटा, आपने एंगल बाइसेक्टर पढ़ा ना, इसका मतलब इसका वाइस वर्सा भी करेक्ट होता है। अगर ए बी और ए सी का रेशो बी डी और डी सी के रेशो के बराबर है, इसका मतलब दोस्तों ए डी पक्का एंगल बाइसेक्टर था। इसका मतलब एंगल ए सी पक्का 100% पक्का एंगल बाइसेक्टर था। ये बात तुम्हें बताई नहीं, तुमको पता लग गई। कैसे भैया? ये रेशो तभी बनता है, ये रेशो तभी बनता है दोस्तों, ए बी बटा ए सी और बी डी बटा डी सी, ये तभी संभव है जब ए डी एंगल बाइसेक्टर हो। आ गई बात समझ में? ये 68 है, ये 52 है, 120, ये पूरा 60 होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। बी ए डी पूछा है, 30 को टिक कर दीजिएगा। किसी आदमी को पूछने की नीड नहीं है कैसे आएगा। एंगल बाइसेक्टर के सवाल पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, ये भी एक बढ़िया सवाल है। इसे बताओगे क्या? आ गया होगा तुम्हारा आंसर? इतना समय क्यों लगा दिया बाबूजी? ए बी सी, एंगल ए का समद्विभाजक है, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है डी। एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये दोनों कोण इक्वल इक्वल काटे होंगे, ये पता लग ही गया। भुजा बीसी का नाम ए है, देखो ये पूरी साइड का मतलब ए है, ये तो अपन जानते ही हैं। भुजा इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ ना, क्या इनका एंगल सी अनुपात बी में टूटेगा? ये भुजा सी अनुपात बी में टूटेगी क्या रेशो में? अच्छा, पूरी भुजा की लंबाई ए है, पूरी भुजा की लंबाई ए है, तो ए बताओ सी प्लस बी की वैल्यू है क्या? अरे वैल्यू सिस्टम यूज करते हैं। ए पूरी भुजा की लंबाई है, ये सी प्लस बी की वैल्यू है। और आपने कहा बी डी माइनस डीसी, बीडी में डीसी घटाओगे तो सी माइनस बी की वैल्यू पूछ रहा है, सी माइनस बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो यही उत्तर बन गया। एबीसी की लैंग्वेज में उत्तर चाहिए था, सवाल का उत्तर सी आ गया, खत्म। यूं ही बालक सवाल को देखकर छोड़ जाया करते, जी बहुत टफ है, बहुत टफ है। हमें तो लगा नहीं टफ कहीं से। इसका उत्तर मुझे आपसे चाहिए, मैं 1 मिनट का वेट कर रहा हूं, मुझे आप सबसे उत्तर चाहिए, प्लीज डू इट वेरी फास्ट। बताओ कितनी देर में, तो आंसर आ जाना चाहिए। अड़तालीस बटे 13, यही है ना? बताने की नीड तो नहीं है ना बेटा? अरे बताने की नीड तो नहीं है। सबसे बड़ा कोण मतलब ये भुजा 8 है, ये 6 है, ये 7 है, ये रेशो टूटेगा 6-7 में। तो 8 जो है वो एक्चुअल में 13 की वैल्यू है, आपको 6 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 48 बटे 13, खत्म बात, खत्म बात, खत्म बात, खत्म बात, खत्म। अगला एक पॉइंट और लिख दीजिए। ऐसा ना पैनिक मत होना कि सर फॉर्मूले बहुत हो गए, ये बहुत नहीं है, इजी बात है। इनको 2-4 बार पढ़ोगे ना तो ऐसे दिमाग में छपेंगे, जीवन में चाहकर भी नहीं भूल पाओगे किसी भी कीमत पर। कोण समद्विभाजक की लंबाई पूछता है कई बार आपसे एंगल बाइसेक्टर की लंबाई पूछ लेता है, तो ए बी और ये एम एन, ए बी माइनस एम एन कर दीजिएगा, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई,
बस इतना सा काम करना है कोण समद्विभाजक की लंबाई ज्ञात करने के लिए, AB माइनस MN। जैसे आप मुझे एक बात बताओ, ये एक ट्राइंगल ABC है, मैंने एक बनाया एंगल बाइसेक्टर D, ये पूरी लाइन 21 है, ये लाइन 16 है, ये लाइन 12 है, तो आप मुझे बताइए AD की लंबाई कितनी आएगी। अब यूं करना जी, 16, 12, 21 है, तो ये 4:3 में जाएगा, 4:3 में तो ये 12 और ये 9 बनेगा। इसका मतलब 16 गुणा 12 माइनस 12 गुणा 9, ये रूट के अंदर उत्तर बनेगा। 12 कॉमन आ गया, 16 गुणा 9 7 आ गया, 12 गुणा 7 आएगा रूट के अंदर, उत्तर आएगा रूट के अंदर 84। ऐसा सवाल पेपर में आएगा। एंगल बाइसेक्टर की लंबाई पूछे ना, AB माइनस MN कर दीजिए, AB माइनस MN कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है, खत्म बात। गलती से मैंने आपको सवाल वही करवा दिया जो पेपर में पूछा हुआ है। ये एक्चुअली पहले के सवाल करे होते हैं ना हमारे, तो फिर वो दिमाग में एग्जांपल भी वही आता है जो पहले किया होता है। ये 21 है, तो आपने इसको जब तोड़ा होगा, ये 4 या 12 और ये 9। AD को मतलब x मान लिया, x का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे तो A गुणा B माइनस, या 20 गुणा C कर लो, एक ही बात है, 12 गुणा 9, 12 कॉमन ले लीजिए, 16 में 9 गए 7, x आ गया रूट में 84। आज की क्लास को तुम्हें 2 बार देखना पड़ेगा ना बाद में रिकॉर्डिंग कर करके। सर एक बार कॉल ले लो, पिछले 6 महीने से ट्राई कर रहा हूं। ओ माय गॉड राज, 6 महीने से कॉल ट्राई कर रहे हो? इतने में तो बेटा अपन वैसे फोन पर ही बात कर लेते हैं आपसे, इतने में तो फोन पर ही बात कर लेते हैं यार, चिंता की बात थोड़ी है। हाँ बताओ भैया, 6 महीने से क्या हो गया ऐसा यार? हाँ भैया बोलिए। आवाज आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा है भैया, बढ़िया से। सर थैंक यू सर कॉल लेने के लिए। कब से सर आपसे बात करने के लिए थोड़ा मतलब हो रहा था सर। अच्छा हो रहा था, चलो कोई बात नहीं, बताइए, आदेश कीजिए। सर मैंने ना रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया था। हाँ कल, उसमें सर रीजनिंग का जो मैंने लेवल देखा सर, हाँ तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग से एक सवाल आया था एकदम, लेकिन सर कोडिंग और एक मतलब सीक्वेंसिंग से आया था एक, ठीक है, उसमें भी ऐसा लिखा था नीचे में R6J, मतलब कहाँ से सर, मतलब वो कर नहीं पाया, वो 3-4 सवाल आया था। ये मतलब फिक्स कोडिंग होगा वो तो यार, भाई फिक्स कोडिंग होगा उसमें। वो नहीं सर, हाँ बोलो सर, मतलब थोड़ा बड़ा सा एक तो ब्लेन का थोड़ा टेबल, थोड़ा मतलब छोटा सा, उसमें 4 भाग या 3 भाग था, उसमें ऊपर में ABCD लिखा था, J के नीचे था, बोला था कि मिडिल पोर्शन नहीं है, मतलब ऐसा कुछ। उस पर बेस सवाल 4-5 थे क्या? हाँ सर 4-5 थे सर, न्यू हाँ, आना वो शुरू हो गया सर, बैंकिंग में मतलब समझ गया, वो बैंकिंग वाले पैटर्न में चीजें आया करती है इस प्रकार की, जिसमें कि हाँ ऊपर आपको ऐसे मतलब A B C लिख देता था, नीचे फिर इसमें यहाँ पे स्टार दे दिया, J दे दिया, कुछ दे दिया, नीचे वाले में EFGH दे के वो दिया था। ये बैंकिंग का पैटर्न है, उस पर सवाल आया करते हैं। इस पर 4-5 सवाल आए क्या आपके एग्जाम में? हाँ सर रेलवे सर 4-5 ही मतलब नहीं बना सका सर, इतना खराब लगा सर। नहीं ये सवाल तो बहुत इजी होते हैं, तो टफ सवाल नहीं होते भाई, थोड़ी जानकारियों को ठीक से पढ़ते ना तो बात बन जाती है इस पे। हाँ सर, चलो मैं और काम सर करता हूँ, जो अगली क्लास के लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा इस टाइप का, फिर बताऊंगा, फिर ज्यादा समझ में आएगा आपको। अच्छा, और सर स्टेटमेंट और एजम्पशन है ना सर, वो भी आया था। हाँ एक सवाल आया होगा। हाँ एक सवाल आया होगा सर रेलवे तो आपने ग्रुप कर डी में। लिया, क्लास में करवाया मैंने आपको, कर लिया होगा। हाँ वो कर लिया सर, वो कर लिया। पॉजिटिव अप्रोच करनी है बस। हाँ और सर मतलब कुछ ऐसा टेबल बना हुआ होता है, हाँ मिडिल में मतलब क्वेश्चन मार्क रहता है, नंबर का क्वेश्चन है, 84 85 86 मिडिल में गायब होता है नंबर। हाँ फाइंड मिसिंग ये नंबर। तुम मल्टीप्लाई कर सकते, हाँ वो मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, लिख सकते नंबर को, ऐसा नोट में लिखा हुआ था। अरे वो क्या है ना, ऐसी फर्जी बना रहा है आजकल पेपर वाला। आपने वो हम्म। देखे बेटा सवाल जो एनालॉगी में आते हैं सवाल सेट वाले, मान लो 13 5 65, तो इसके बाद में ना इतनी बड़ी बात लिख देता है कि आप 13 को 1 और 3 अलग अलग कंसीडर नहीं कर सकते, आप इनको एक साथ मानिएगा। पता ही है मुझे, ऐसा भी होता है सर, मल्टीप्लाइंग और डिवाइड कर सकते हो, लेकिन वो टोन आपको नंबर को तोड़ नहीं सकते, ऐसा लिखा तो था वो नोट कोई में। नई बात नहीं है भाई, वो CHSL 2021 के हर एग्जाम में आया था, वो CGL के हर पेपर में ये लिखा हुआ आया था कि जैसे मान लो 13 लिखा है 19 लिखा है, तो उसने कहा कि तुम गुणा कर लो, प्लस कर लो, माइनस करो, दिक्कत नहीं है, और 1 3 1 9 को अलग अलग मत मानना, वो तो बड़ी आम सी बात है भाई, वो तो आता ही एग्जाम में। ठीक है, हाँ ऐसा रखकर मतलब आता है। हाँ भाई, वो एक नॉर्मल चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको आप सेम प्रकार में ट्राई कर सकते हो ना। हाँ सर ठीक है सर, थैंक यू सर, यही था प्रॉब्लम। ठीक है मेरे दोस्त, धन्यवाद। अब मैं देखो क्या ही बोलूं राज भैया, तुम कह रहे हो 6 महीने से बात करना चाह रहा हूं, और बात तुमने कल के एग्जाम की करी है, यस्टरडे वाले एग्जाम की, जो कल तुमने ग्रुप डी का पेपर दिया उसके बारे में चर्चा करी है, और बात तुम्हें 6 महीने से करनी थी। इसका मतलब बाकी के 6 महीने बाद क्या करनी थी फिर?
नहीं कल नहीं भैया, ये सवाल तो कर ही लो यार, एंगल बाइसेक्टर का एक सवाल तो कर ही लो। ये दोस्तों एक बेहतरीन सवाल है, 2017 के पेपर का सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल है, होश फाख्ता उड़ गए बच्चों के। सवाल देखते ही क्या है बेटा, इसमें x का मान ज्ञात करना है तुम्हें। इस सवाल में दो एंगल बाइसेक्टर दिख रहे हैं क्या? दो एंगल बाइसेक्टर दिख रहे हैं क्या मेरे को? इस सवाल में दो एंगल बाइसेक्टर दिख रहे हैं। अच्छा देखो, एक तो मैं कर रहा हूं शीर्ष बी से, वर्टेक्स बी को देखो ना बेटा, बी को, अरे तुम वर्टेक्स बी को एक बार निहारो, तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर है दोस्तों, ये वाला एक एंगल बाइसेक्टर है। और इसमें आप मुझे एक छोटी सी बात तो बताओ, अच्छा ये बीसी का मान तो आपको पता ही नहीं है, बीसी का मान तो पता ही नहीं है, चलिए मैं इसको एक बार के लिख लेता हूं, मुझे बीसी का मान नहीं पता, देखते हैं। शीर्ष बी को भुजाएं कौन कौन सी बना रही हैं? 7 और के बना रही है। 7 और के का रेशो बनेगा क्या? वो 5 और x के बराबर बनेगा क्या? थोड़ा सवाल को टेढ़ा करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि इस एंगल बाइसेक्टर को भुजाएं बना रही है 7 और के वाली, सामने की वजह आ रही है 5 और x में। अब तुम देखो शीर्ष सी से एंगल बाइसेक्टर जा रहा है बच्चों सीडी, अरे सीडी जा रहा है क्या? इधर वाली भुजा है 5 + x और इधर वाली भुजा है k, इसने सामने वाली साइड को 4:3 में तोड़ा है क्या? बहुत बढ़िया समय। अच्छा दोनों साइड से k का मान ज्ञात कर लेता हूं, k का उत्तर आएगा 7x/5, इधर से k का मान बनेगा 5 × 15 + 3x/4, ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है, इनको एक दूसरे के इक्वल कर लेते हैं। 7x + 5 = 15 + 3x/4, 7 × 4 = 28x बराबर 15 × 5 = 75, 5 × 3 = 15x, 13x की वैल्यू आ गई 75, x की वैल्यू आ गई 75/13। ए तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा, ए विल बी राइट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर। ढंग से एक बार चेक कर दीजिए अगर आप बात को समझ पा रहे हैं। कल की क्लास को ज्वाइन करने से पहले जरूरी है कि आप इन बातों को रिवाइज करके आएं, इन बातों को समझ कर आएं, रिसर्च इन बातों पे करनी आपके लिए मैंडेटरी है। बेटा ये 31 नंबर सवाल है अपनी आज की क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम बाकी की बातें कल पढ़ेंगे, लेकिन ये सवाल भी आपके लिए जरूरी है, इसे ध्यान से देखना। एंगल एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री है। अगर कोई एक पर्टिकुलर एंगल आपको 90 डिग्री कह रहा है, फिर तो भैया आपको बनाना ही पड़ेगा। ये एंगल मैंने मान लिया ए बी और सी, ये सी 90 डिग्री है जैसा कि सवाल की रिक्वायरमेंट है। डी सी बी पर एक ऐसा बिंदु है कि एडी जो है ना, एडी एंगल ए का समद्विभाजक है, परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्टर हो गया बच्चे, माफ कीजिएगा परपेंडिकुलर नहीं, एंगल बाइसेक्टर। तो क्या तुम्हें ये बात याद हो गई कि एसी और एबी का जो रेशो बनेगा दोस्तों, वो सीडी और डीबी के रेशो के बराबर बनेगा। ये अपनी एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम होती है, ये अपनी एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम होती है। इसके बारे में जानकारी समझ में आ गई होगी। सवाल कहता जी एसी का मतलब 5 है, बीसी का मतलब 12 है। अरे वाह, अगर ये 5 है ये 12 है तो हाइपोटेनियस तो 13 ही आएगा ना। अरे ये वाली साइड तो 13 ही आएगी, तुम्हें पता लग गया, ये बात है, बताने की नीड थोड़ी है किसी को। अरे 13 कैसे आया, समझ में आ गया ना। हाँ ट्रिपलेट अब ज्ञात मत करना कि 144, 25, 169 जोड़ोगे, पता ही है 12, 5, 13 होते। अच्छा एसी का मान कितना आया 5 और एबी का मान कितना आया 13, यानी ये साइड 5:13 में टूटेगी। जो बीसी है ना बेटा, ये 5:13 में टूटेगा। ऐसा ही होगा क्या, मुझे बताओ दोस्तों। अरे बोलो बोलो बोलो। अच्छा एक बात बताओ, सीडी कितना आएगा? आप कहना गुरुजी 12 है ना, 13 और 5 18 की वैल्यू है, और सीडी आएगा 5, 2 और 3 10/3। क्या बिना पैनिक हुए, बिना किसी को पूछे तुम्हें पता है क्या, ये वाली साइड 10/3 आएगी और ये 26/3 आएगी। हालांकि बाकी की तुम्हें ज्ञात नहीं करनी थी, फिर भी ऐसे बता दी मैंने प्यार प्यार में तुमको। 10/3 आ गया। पूछा क्या है एडी, तो बच्चों एडी को ज्ञात करने के लिए तुम बिना कुछ पैनिक किए डायरेक्ट इस पे पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो। इस पे
ट्रायंगल ए सी डी भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए सी डी ये तो पाइथागोरस ट्रायंगल है बेटा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को करने में कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, राइट एंगल ट्रायंगल को करने में हमें कोई हर्ज ही नहीं है बेटा। आप वो मीडियन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मीडियन नहीं, एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई। तो इतना सब क्या करना है यार, जब मुझे एडी स्क्वायर ज्ञात करना है तो 25 प्लस 100/9 आएगा, खत्म बात है। 25 प्लस 100/9 आएगा तो एडी जो आएगा वो 325/9 आएगा रूट के अंदर। 25 से 5 बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा रूट में 13 बटा में आएगा 3। सवाल का उत्तर बनेगा सी। ये सवाल एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। एंगल बाइसेक्टर पर मैंने आपको कई सारे सवाल दिए हैं बच्चों। देखो एंगल बाइसेक्टर पे मैंने आपको कहानी बताई थी, कहां से, यहां से। एक सवाल ये एंगल बाइसेक्टर का, ये सवाल एंगल बाइसेक्टर का, ये सवाल एंगल बाइसेक्टर का, ये सवाल भी एंगल बाइसेक्टर का, ये क्वेश्चन भी एंगल बाइसेक्टर का, ये क्वेश्चन भी एंगल बाइसेक्टर का, ये क्वेश्चन भी एंगल बाइसेक्टर का, ये सवाल भी एंगल बाइसेक्टर का और ये भी एंगल बाइसेक्टर का। एक सवाल तुम आखिरी कर दो बेटा, अब ये नहीं करोगे कल करोगे। इसकी शीट प्रोवाइड करवा दीजिए। विकास भैया कौन सी शीट की बात कर रहे हो, किस प्रकार की शीट कह रहे हो आप? बाकी के कल करोगे क्या? देखो इसमें ज्यादा सवाल नहीं बचे हैं। एक ये बाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय है, इसके सवाल थोड़े कम मिलते हैं पेपर में। 3 4 बस 1 2 3 4 5 सवाल बचे हैं, 5 ही क्वेश्चन बचे हैं। ये 5 अपन कल ही कर लेंगे, कोई बात नहीं है। और आज की क्लास को रिपीट करके आना, बढ़िया से देख कर आना। ट्रायंगल तुम्हें कल करवाया जाएगा, कल अपन ट्रायंगल की बातें करेंगे दोस्तों। एरिया शीट नंबर 4 तुम्हें उपलब्ध करवा दी जाएगी, बिल्कुल तैयार है दोस्तों। शीट का मामला आप बिल्कुल भी पैनिक मत हों, शीट बनाने की चिंता हमें आपसे ज्यादा होती है। ज्योमेट्री में शीट नंबर 4। अच्छा कुछ आइडिया है ज्योमेट्री में टोटल शीट कितनी बनेगी? टोटल शीट कितनी बनेगी? करीब करीब 18 के आसपास बेटा, 18 शीट बनेगी। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी पेपर में इसी के आते हैं, लगभग 18 बनेगी, करीब करीब मान के चलिएगा। अब ऐसा नहीं है कि 17 बन जाए तो आप बोलना कि वो 18वीं कहाँ है, वो आपने दी नहीं। कई बार क्या होता है, कई बार किसी टॉपिक के क्वेश्चन कम होते हैं तो 2 शीट मर्ज कर ली जाती हैं, बाकी कहानी यही होगी। ये शीट नंबर 4 है बेटा। देखो इनमें सोल्यूशन नहीं है बेटा, शीट नंबर 4 में ना आपको आंसर की नहीं दी गई है, तो कहो तो मैं आंसर की लगवा दूंगा। आंसर की दी इसलिए नहीं बेटा कि सारे क्वेश्चन मैं क्लास में करवाई तो रहा हूं आपको, 100% क्वेश्चन क्लास में करवा रहा हूं आपको, हर एक जानकारी आपको क्लास में पूरी करवाई जा रही है। तो खाली पीडीएफ से नहीं, क्लास भी देखोगे तो काम बनेगा, तो बात बन पाएगी। तो इतने सवाल हमने कर लिए आज। कहां तक के हमने सवाल कर लिए हैं? यहां तक के, 31 तक के। बाकी बातें करेंगे कल, इनको रिपीट कर लीजिए बेटा, तब बातें करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, चलो बेटा कल मिलते हैं, आगे बात करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सब बच्चे ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर।